हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? जैसे एलसी। हाँ, तो आप सब जानते हैं कि फिजिक्स के 20 टॉपिक बना के, जिसको पहले हमने नाम दिया था पंच, उस पंच को मॉडिफाई करके दोस्तों अपन नाम दे दिया रिवाइज नीट फिजिक्स इन 40 आवर्स। 40 घंटे में नीट की कंप्लीट फिजिक्स को हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। 40 घंटे में कैसे? हमने पूरी फिजिक्स के 20 टॉपिक बनाए और एक वीडियो 1.5 से 2 घंटे के बीच है, तो देखा जाए तो 40 घंटे भी नहीं है ये। यदि ईमानदारी से आप सीएलसी के 20 वीडियो को बिल्कुल अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या अपने टीवी में लगा के और सामने बिल्कुल मन से बैठ जाओगे, कागज पेन हाथ में लेके समझते आगे बढ़ोगे, तो ये दावा नहीं है, ये अनुभव है हमारा कि 26 जुलाई को ऑलमोस्ट यहां से पेपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन नीट के 2013 से लेके 2019 तक के हमने सारे दे रखे हैं, उनको देख लें। बार बार एक बात कह रहा हूं, 2013 से 13 to 19 तक के नीट के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन और फिजिक्स पंच कहूं या रिवाइज नीट फिजिक्स इन 40 आवर कहूं, ठीक है डियर। 1 से लेके 7 तक के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए थे, 1 से लेके 6 तक के, फिर हमारे 7, 8, 9 हमारे किशोर सर अपलोड किए। अब 10वां टॉपिक वापस में आ रहा हूं, एक हमारे आरडी सर आएंगे, इसमें मेरे अन्य साथियों की भी हेल्प ले रहा हूं मैं, जो आपको अपलोड कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि सारे मैं करूं, बट कई बार हम चाहते हैं हमारे कई साथी मिलकर आपके लिए हम काम करें, ठीक है डियर। शुरू करें बात। तो ये आपका टॉपिक है हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमीटर। तो टॉपिक नंबर 11 और 12 ये पूरा हीट पे है, जिसमें केटीजी भी आएगा, आगे थर्मो भी आएगा। कुल मिला के बात है कि जहां से एग्जाम में करीब 2 से 5 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 2 कम से कम आने होते हैं, मैक्सिमम 5 भी दोस्तों आ सकते हैं। ओके, बात शुरू करें। आओ डियर, क्वेश्चन पढ़े, पढ़ लिया? बड़ा स्पष्ट कहता है भाई, एक कोई लेड बुलेट है, शीशे की गोली है, जो ठोस पदार्थ में धस गई, पिघल जाती है। इसमें 50% एनर्जी उसको गर्म करने में काम आती है। तो वो कहता गोली की इनिशियली स्पीड क्या है? यदि गोली का प्रारंभिक टेम्परेचर 27 डिग्री है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री है, ये आपकी लेटेंट हीट दे दी या आपकी स्पेसिफिक हीट दे दी। बात को समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साफ कहता है कि एक लेड की गोली ठोस पदार्थ में धस के पिघल जाती है, ठीक है डियर। पेज खाली करें। इसका भाव समझो दोस्तों क्या है। इसका भाव ये है कि माना ये कोई ठोस पदार्थ है, इसमें गोली आई और गोली आके इसमें धस गई। तो गोली इसमें धस गई तो गोली दोस्तों सबसे पहले कौन सी एनर्जी लिए घूम रही है? हाफ mv²। एनर्जी आप जानते हो, एनर्जी कांट क्रिएट, कांट डिस्ट्रॉय। ना ऊर्जा नष्ट होती है ना ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी केवल अपना फॉर्म चेंज करती है। अब ये हाफ mv² इसमें आई, इसमें आने के बाद अगला साफ कहता है कि इसकी 50% एनर्जी ही यहां कन्वर्ट हुई, बाकी 50% खत्म हो गई, आवाज में खत्म हो गई, स्पार्किंग में खत्म हो गई। तो इसका इतना पार्ट काम आया इसको गर्म करने में। लेकिन अगला कहता बुलेट जो है मेल्ट हो गई। ओ भाई, गोली पिघल भी गई है, तो दोस्तों ये इक्वल टू होगा ms dt प्लस ml। ms dt तो क्या कर रहा है? उस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो रही है, और ml उस गोली को पिघलाने में खर्च हो रही है। दिस इज फेज कन्वर्जन। यहां गोली पिघल रही है तो फेज कन्वर्जन हो गया। ये आपके सामने सिंपल फॉर्मूला है, बोलो हाँ या ना। हाफ mv², बुलेट के पास एनर्जी थी जो किसी टारगेट में जाके धस गई, लेकिन उसकी सारी एनर्जी का क्वेश्चन दिखाना बेटा, एक मिनट। अगला स्पष्ट कहता भैया 50% ही काम आ रहा है अगले के। तो देखो दोस्तों, आप वापस आओ, तो हाफ mv² को 2 से डिवाइड कर दिया। अब यदि वो कहता कि हाउ मच इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाउ मच इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, तब तो हम केवल ms dt काम लेते हैं। बट वो बंदा कहता मेल्ट हो गई। मेल्ट होगी दोस्तों, कुछ एनर्जी उसको मेल्ट करने में खर्च हुई। एक एनर्जी खर्च हुई टेम्परेचर इंक्रीज करने में, एक एनर्जी खर्च हुई इसको मेल्ट करने में। ओके डियर, आ जाओ भैया। अब आप जानते हो m m m कैंसिल आउट। ओके डियर, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, तो v²/4 इक्वल टू s dt प्लस l। आप क्वेश्चन में आ जाओ भैया, फिर पढ़ लो क्वेश्चन। लो अब इसको मिटा दूं मैं आपके लिए, मैं फिर लिख लूंगा।
ए मिटा देता हूं, लो। अगला साहब कहता है एक लेड की गोली ठोस पदार्थ में धस के पिघल जाती है, उसकी 50% काइनेटिक एनर्जी उसे गर्म करने में काम आती है, और उसकी इनिशियली चाल बताओ। ये गोली का टेम्परेचर 27 डिग्री है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री है। ये दोस्तों एल का मान है और ये एस का मान है। और चेक करना, एल क्या है? जूल पर केजी, किसमें है? एम में। ये भी क्या है? जूल पर केजी पर केल्विन, किसमें है? एम के। इसमें कहीं चेंज नहीं करना है। क्लियर? अब मैं आपकी बात यहीं कर दूं, ए क्या लिखा था मैंने? v²/4 इक्वल टू क्या था? एस डी टी प्लस एल। याद है ना? अभी क्या ना, हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें अगले को स्पीड पूछी है, तो स्पीड पूछी है तो लो ए दोस्तों v² इक्वल टू क्या होगा? इस 4 को इधर ले आओ, तो 4 को इधर लो, ये क्या है? एस डी टी प्लस एल। मैं तेरे लिए पूरी बात करना चाहूंगा, इसको 2 को बाहर निकाले, रूट में है ना, एस डी टी प्लस एल। बोल हाँ या ना? बोल बोल, तसल्ली से कर यार। मेरा काम केवल सोल्यूशन कराना नहीं है, मैं तो तेरे साथ चल रहा हूं। ओके डियर, तू बता खुद को गड़बड़ है क्या? ठीक है, कलर चेंज कर लेने अपने पास सुविधा है तो तू खुद कह रहा है v इक्वल टू 2s स्पेसिफिक हीट कितनी भैया? 125। दोस्तों ये कई बार कैलोरी वृद्धि होती है तो गड़बड़ कर जाती है, कैलोरी नहीं जूल में चाहिए। देखो कितनी है भाई? 125। बोल हाँ या ना? मल्टीप्लाई dt। dt क्या है? टेम्परेचर चेंज। अगला साहब कहता है पहले किस पे थी? 27 पे, अब किस पे है? 327 पे। तो दोस्तों कितना हो गया? 300। एक बात ध्यान देना रहे, जब टेम्परेचर का चेंज होता है तो केल्विन में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों में 273 ऐड करके वापस माइनस करेंगे तो हमेशा वही आ जाता है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती उसकी। और दोस्तों एल कितना है? तो खुद कह रहा है एल बोला तेरे सामने कितना भाई? 2.5 10⁴। तो तू कहे तो इसको मैं 25,000 कह दूं, 10⁻³ आएगा ना। बस इनको दोस्तों आप अब अगली गुणा भाग में नहीं करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको ऐड करें, ये दोस्तों है 6,25,000 के आसपास कुछ आएगा शायद। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर अब आएगा, इसके जो वो होता है आपको जान दो 250 का स्क्वायर होता है, उसका इसका अंडर रूट क्या होगा? 250। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, आंसर आपका क्या आ गया? 4। आगे तो कर लोगे यार, कर ले भाई, मैंने किया है। मूल बात क्या है पुत्र? पेज खाली करना। मूल बात इसमें यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसकी जो हाफ mv² की एनर्जी है उसका 50% जो है वो ms dt प्लस ml में खर्च हो रहा है। यहां ml क्यों आया? क्योंकि अगला कह रहा गोली मेल्ट भी हो गई। पहले पड़ गई बात। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ये थर्मल एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपसे थर्मल एक्सपेंशन की बात करता हूं। पेज खाली करें भाई। देखो दोस्तों, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब सीधा सा है, ये कोई रोड है, बहुत पतली है, गर्म करोगे तो केवल लंबाई में चेंज होगा। मान लो कि वो चद्दर टाइप में है तो उसकी लंबाई फैलेगी, चौड़ाई फैलेगी, तो वो एरिया को प्रभावित करेगी। मान लो गोला है तो उसका आप क्या जानते हो, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई ऊंचाई कुछ ही बोल दो, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो रोड है तो लेंथ में चेंज होगा, कोई कॉन्टेक्ट एरिया है तो उसके एरिया में चेंज होगा, और वॉल्यूम काउंट हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज होगा। इसका दोस्तों मास्टर फॉर्मूला बनता है LT इक्वल टू L नोट 1 प्लस अल्फा dt। बोलो हाँ या ना भैया? L नोट 0 डिग्री सेल्सियस की लंबाई, अल्फा थर्मल एक्सपेंशन, dt चेंज इन टेम्परेचर, LT क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ। अब यदि तू इसको एरिया पे लेके आएगा तो दिस इज AT, A नोट 1 प्लस बीटा dt। बीटा किस साथ आएगा? एरिया के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो VT V नोट 1 प्लस गामा dt। एक बात सुनना ध्यान से दोस्तों, बहुत अच्छा फंडा है। गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है और बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है। क्यों? गामा में लेंथ 3 बार आती है तो 3 बार चेंज होगा। एरिया में लेंथ मतलब यूनिट ऑफ लेंथ 2 बार आएगी तो 2 बार आ जाएगा। ये एक रिलेशन हो गया, LT L नोट, AT A नोट, VT V नोट। दोस्तों आप कुछ दिनों बाद KTG पढ़ोगे, कल अपन KTG पढ़ेंगे, तो KTG में फॉर्मूला ऐसे नहीं बनता है क्या? PT इक्वल टू P नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। याद है ना? ये बीटा भी कांस्टेंट है, याद है ना? प्रेशर भी चेंज होता है। चार्ल्स का नियम, बायल का नियम क्या भाई? चार्ल्स बायल गेलुसे के नियम क्या है? अरे चार्ल्स और गेलुसे के नियम यहीं से आते हैं भाई। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया।
चल थोड़ी बात और सुन ले, यदि यही बात मैं तेरे से रेजिस्टेंस में करूंगा तो ऐसा नहीं पढ़ाता हूं क्या, भूल गया, आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, हाँ या ना। तो ये मास्टर कॉन्सेप्ट है, डी टी चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कौन सा एक्सपेंशन, कि टेम्परेचर के साथ कोई चीज कितना एक्सपेंड कर रही है। नोट का जीरो का मतलब होता है 0 डिग्री पे, और टी का मतलब उसके टी डिग्री पे, जिस डिग्री पे आप 10 पे 20 पे काम कर रहा। तो आप देखो दोस्तों कॉमन फॉर्मूला हमारा हो गया। ओके हाँ डियर, समझे, मैंने कॉमन बात आपको समझ, मैंने कहा ना केवल क्वेश्चन करना मेरा टारगेट नहीं है। अब दोस्तों प्रश्न पे आओ, अब आप देखो खुद आप फुटबॉल हो जाएगा। अगला साहब कहता है आप क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया, तरीका ना ऑनलाइन में तो पॉज करके पढ़ लो, बस इसी बात, टाइम थोड़ा वेस्ट करना होता अपने को। वो कहता है रेडियस ऑफ ए मेटल स्फीयर एट रूम टेम्परेचर T इज R। दोस्तों स्फीयर है, स्फीयर का मतलब वॉल्यूम है, और गामा काम आएगा, सीधी सी बात है, बोला गया। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा, लीनियर अल्फा है, तो दोस्तों मुझे गामा की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 अल्फा, ये पढ़ा चुका आपको भी बस। The sphere is heated a little by a temperature delta T, थोड़ा सा गर्म किया, so that the new temperature is T plus delta T. The increase in the volume of the sphere is approximately, कहानी प्ले पड़ रही है। अगला साफ कहता है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, वो कहता है वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। आपको डियर यहां डेल्टा वी निकालना, बोलो हाँ या ना, कोई गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं तो भैया पेज खाली कर लो थोड़ा सा भाई, पेज खाली करके इसको साफ कर लेते हैं। अगला साफ साफ कहता है डियर वी टी इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। आ जा भैया, वी नोट इक्वल टू वी नोट गामा डेल्टा, बोलो 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 मेरे साथ, आया ना, आजा डियर। तो वी टी माइनस वी नोट इक्वल टू क्या है, ये ले भैया, ये कौन हो गया, डेल्टा वी, बोल आया ना, डेल्टा वी बोल यार, डेल्टा वी नोट गामा डी टी। ठीक है डियर, ले तेरे लिए और कर दूं, तेरे को क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए, डेल्टा वी चाहिए। व्हाट इज वी नोट, तो वी नोट क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, गामा क्या होगा 3 अल्फा, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है, तो पहले क्या है टी है, फिर क्या किया है टी से डेल्टा टी किया, हाउ मच चेंज, डेल्टा टी। दोस्तों ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो डेल्टा वी का मान क्या आ गया 4 पाई अल्फा डी टी आर क्यूब, बोलो हाँ या ना। अब जरा आप क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों, अब क्वेश्चन में आ जाओगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये रहा 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, वापस उठाना 4 पाई अल्फा डेल्टा टी क्यू आर क्यूब, वापस क्वेश्चन दिखा दोस्त, कलर चेंज कर दूं तेरा, ये रहा सामने, बता कहां दिक्कत है, क्लियर, थैंक यू। आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, सिंपल लीनियर एक्सपेंशन पे है। देखो साफ कहता है, क्वेश्चन पढ़ लिया, ये यूनिफॉर्म मेटल रोड इज यूज्ड टू एज बार पेंडुलम, कोई दिक्कत नहीं है। द टेम्परेचर राइजेस 10 डिग्री, तो दोस्तों निश्चित बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं दोस्तों फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट L बाई, एक कॉमन सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है जी रूट L। क्वेश्चन क्या कहता है वो तो बाद में आता हूं मैं आपको इसका सिंपल एस्पेक्ट खाली करना पे बोर्ड को दोस्तों, सिंपल एस्पेक्ट बता दूं, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट L, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L की पावर 1/2। दोस्तों ये फंडा होता है फिजिक्स का, चेंज अपॉन डेटा, जानते हो तो ये फिक्स होता है, चेंज अपॉन डेटा इक्वल टू, हाफ तो नीचे आ गया ना, 1/2 नीचे आ गया। ओके अब अपन देखो फॉर्मूला काम लेते हैं, क्या फॉर्मूला था अपना, LT इक्वल टू L0 1 प्लस L डेल्टा टी, LT L0 L नोट अल्फा डेल्टा टी, उसको उधर ले जा, तो LT माइनस L नोट इक्वल टू L नोट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है डियर, अब आप ये क्या है, क्या है डेल्टा L, बस हो गया, तो डेल्टा L अपॉन L नोट इक्वल टू क्या है अल्फा डेल्टा टी। कहने का मतलब ये है रे, ये इतना तेरे को इसलिए समझाया गया है कि डेल्टा टी अपॉन टी 1/2, और ये रिप्लेस बाय क्या कर दो अल्फा डेल्टा टी, बोल हाँ या ना, कर दूं, बस थोड़ा कलर चेंज करने तेरे लिए। अब दोस्तों अगला पूछता परसेंटेज, तो एक काम करो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो,
और 100 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? बस ले तेरे साथ यहीं कर दूं तो ये तेरा सामने क्या आ गया, हाफ मल्टी अल्फा क्या है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और 100 है ना, ये 100 कहां से आया है? अगला पूछता परसेंटेज में, इसको इससे कैंसिल आउट कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डियर। और dt 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, dt कितना टेम्परेचर है 10, तो दोस्तों ये 10⁻3, तो आपके सामने क्या बच गया 10⁻³ आंसर निकालना भैया, ए 10⁻³ 1। अच्छा प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि इंक्रीमेंट वर्दी का है। लो आंसर आ गया। अरे बात सुना रही है क्या? थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे आसान, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो मोटी बुद्धि की बात है, जब भी किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं ना तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है 99% में। बहुत कम चीजें ऐसी हैं कि जिसको गर्म करने से जिसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है। पानी में भी ऐसा ही होता है, गर्म करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कुदरत का एक बड़ा खेल है, शुरू में इसमें एक असंगत प्रसार होता है, अनसिमेट्रिकल एक्सपेंशन होता है। 0 डिग्री से यदि आप पानी को गर्म करना शुरू करते हो डियर, तो रूल क्या कहता है कि इसका वॉल्यूम हमेशा बढ़ना चाहिए, लेकिन दोस्तों 0 से 4 डिग्री तक इसके वॉल्यूम में कमी होती है। ध्यान दे क्लास, डेंसिटी इक्वल टू m/v, ये केवल वाटर में आ रही है। 0 से 4 डिग्री पे जाओगे तो कॉमन सेंस की बात क्या कहती है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन 0 से 4 तक वॉल्यूम में कमी होती है। 4 डिग्री पे दोस्तों वॉल्यूम होता है इसका मिनिमम, इसके बाद डेंसिटी होती है मैक्सिमम। इसीलिए झील के नीचे पानी होता है और ऊपर की झील जम जाती है, इसीलिए नीचे की मछलियां जिंदा रहती है। भाई जी भगवान ने सब कुछ मैनेज कर रखा है, बस इसका नाम है पानी का असंगत प्रसार, अनसिमेट्रिकल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक अपना बात, बस इसका कर्व खींचे तो इसका कर्व अक्सर ऐसे आता है, 4 डिग्री पे ये मिनिमम पे आता है। ये तो उसकी थ्योरी है। अब पढ़ लो क्या कहता है। एक बीकर को 4 डिग्री पे पूर्ण पानी से भरा हुआ है, ये छलकेगा। दोस्तों 4 डिग्री पर है पहले से, 4 डिग्री पर पहले से है। अब यदि गर्म करोगे ना तो वॉल्यूम में क्या होगा रे, इंक्रीज होगा, बस इंक्रीज होगा। तो गर्म करो या ठंडा करो। अच्छा एक बात और, गर्म करेगा तो भी बढ़ रहा है, ठंडा करेगा तो भी बढ़ रहा है, इससे पानी भारी आएगा। क्यों? 4 डिग्री पे इसका वॉल्यूम मिनिमम है, इधर लाएगा तो बढ़ेगा, इधर लाएगा तो बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्लियर? थैंक यू दोस्तों। ये एक अच्छा क्वेश्चन है थ्योरी का। एक फॉर्मूला पता ना आपको, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट में एक गामा होता है, गामा इक्वल टू हम सब जानते हैं दोस्तों क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ओके, ये थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं तो स्ट्रेस क्या होता है, याद करो, F/A होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, ΔL/L होता है। बेसिक ही होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो सिंपल बात है, इस क्वेश्चन में फालतू बात कर रहा है, कोई फोर्स नहीं है भाई, कोई फोर्स नहीं है तो दोस्तों कहने की बात ही नहीं है। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है तो कोई स्ट्रेन नहीं है। आंसर क्या हो गया, 0। ध्यान क्लास, मैं इसको आप इसको वाई कह दो, एक ही बात है। कोई गामा बोलता है, कोई वाई बोलता है, ये होता स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस F/A होता है, स्ट्रेन ΔL/, याद करना रहे। स्ट्रेस की जो यूनिट है वही गामा की होती है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन तो क्या है, लेंथ अपॉन लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में। और आप जानते हो F/A क्या होता है, प्रेशर। तो वो यूनिट किसकी होती है, प्रेशर की होती है। तो प्रेशर, स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स कोएफिशिएंट, इन सभी डायमेंशन, सभी विमाएं एक ही होती है। एग्जाम आता भैया किसकी विमाएं सेम है मेडिकल में, तो हाँ या ना। थैंक यू। तो दोस्तों पहले 5 क्वेश्चन थे वो थर्मल एक्सपेंशन पे थे, ये आपका आ गया हीट ट्रांसफर पे। हीट ट्रांसफर आप जानते 3 प्रकार का होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ये किसका पार्ट है, रेडिएशन का। हेलो, किसका पार्ट है, रेडिएशन का। साफ साफ ब्लैक बॉडी आ गई, कौन हो गया, रेडिएशन। रेडिएशन में किसका नियम है, ये वीन का डिस्प्लेसमेंट नियम। भूल गए क्या, अरे भूल गए क्या, भूल गए क्या, भूल गए क्या, भूल गए क्या। लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी पढ़ ले, क्वेश्चन क्या है। 2000 केल्विन पे किसी ब्लैक बॉडी की लैम्डा ये है तो 3000 पे क्या होगी, लैम्डा 1/λ2 इक्वल टू T2/T1। हेलो लड़के, लैम्डा 2/λ1 इक्वल टू T1/T2। लैम्डा 2 चाहिए आपको, है ना, लैम्डा 2 चाहिए ना, तो व्हाट इज लैम्डा 2, T1 है। T1 कितना है भैया, 2000। T2 कितना है, 3000। और लैम्डा कितना है, पहले लैम्डा ही है
ये लो, तो 2 लैम्डा बाई 3, सिंपल सी बात है, आंसर आ गया लो, 2 लैम्डा बाई 3। पर कौन है ये टॉपिक है हीट ट्रांसफर। पार्ट किसका है? रेडिएशन का। उसका कौन सा हिस्सा है? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा ऐसे सुनो भाई, पूरा ऐसे होता है, लैम्डा एम बोलते हैं इसको, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी। ओके, थैंक यू। और सुनो, यहां एक बात और करना चाहूंगा, कलर यहीं से होते आता है ना, जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं, देखो बॉडी गर्म करते हैं तो सबसे पहले जितना ज्यादा लैम्डा उतना टेम्परेचर कम होता है, तो पहले बॉडी लाल दिखती है ना, फिर लाल से होते होते कलर चेंज करते करते लास्ट में क्या हो जाती है? व्हाइट हो जाती है। तो व्हाइट बॉडी ज्यादा गर्म होती है। आप देखो ना, अब तो बंद हो गए, पहले हीटर हुआ करते थे, हम जब बच्चे थे तो हीटर की कोयल थी, पहले कोयल लाल होती थी, फिर कलर चेंज करते 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 वो व्हाइट हो जाती थी। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देख लो भाई, ये ब्लैक बॉडी का एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां एक शब्द काम आएगा ई, हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन क्षमता और इंग्लिश में बोलते हैं इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का सही मतलब है, मैं हिंदी में बोल दूं एक बार, कि किसी तप्त गोला, गोला गर्म होना बहुत जरूरी, किसी तप्त गोले के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित एनर्जी, किसी हॉट बॉडी से यूनिट टाइम में उसके यूनिट एरिया से इमिट हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा, थर्मल बोल दो एनर्जी, उसको अपने कैपिटल ई कहते हैं। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि बॉडी का एरिया ए हो, टाइम आपका टी हो, तो इसका जो dq बन जाता है वो दोस्तों बन जाता ई ए डी टी है। माना एरिया ए है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, माना टाइम का चेंज dt है तो dt, इधर कोई चेंज होता है तो इधर कोई चेंज आ जाता है। अब थोड़ा सा लो आपके लिए आगे बढ़ाऊं, इस dq बाई dt कर दूं तो ये तेरा क्या बच गया? EA। और दोस्त dq बाई dt क्या होता है? पावर। भूल गया क्या? dq क्या है? हीट, हीट एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? जूल, जूल पर सेकंड क्या होता है? वाट, वाट क्या होती है? पावर। तो डियर, तो ये तेरे सामने पावर इक्वल टू क्या आ गया? EA। और दोस्तों EA क्या होता है? याद करो स्टीफन का नियम। हेलो हेलो, व्हाट इज E? सिग्मा T4। किसका नियम? स्टीफन का नियम। तो P इक्वल टू सिग्मा T4A। अब दोस्तों क्वेश्चन में आ जाओ, अगला कहता है कि P समान है, P क्या है? देख सुन, P क्या है? कांस्टेंट। सिग्मा क्या होता है? कांस्टेंट। तो T4 और A क्या है? वेरिएबल है। तो मेरा मास्टर फंडा है भैया, जो वेरी करता है उनके पीछे 1 2 लगा दो, बस। आ जाओ जी, जरा पेज खाली कर ले भैया। तो तेरे सामने सामने है T, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये कलर थोड़ा सेंड बोर्ड पे दोस्तों, A1 T1 4 इक्वल टू A2 T2 4। एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो फिर कांस्टेंट है, तो R1 स्क्वायर, अपना इसको कह सकते हैं R1 स्क्वायर T1 4 R2 स्क्वायर T2 4। जरा क्वेश्चन दिखाना मेरे को, किसका रेशियो पूछा रहा है? अब वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। तो क्या पूछा अगले ने? R1 बाई R2, तो R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? T2 बाई T1 का होल 4। तो भाई रूट कर दे, तो R1 बाई R2 क्या हो गया रे? T2 अपॉन T1 का स्क्वायर। आंसर आ जा, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। बता क्या दिक्कत है? दोस्तों स्टीफन का नियम आ गया, कैपिटल ई की डेफिनेशन आ गई, सब कुछ आ गया। थोड़ा सा पेज खाली करना, 1 मिनट। मैंने ये पूरी बात करी तेरी, बट इसका दोस्तों बताओ रियल फॉर्मूला क्या है? इसका रियल फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ई ए टी मल्टीप्लाई स्मॉल ई। क्योंकि आइडियल ब्लैक बॉडी होती है ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जब इसकी वैल्यू 1 नहीं हो, इसकी वैल्यू 0.8 है, 0.9 है। रियल दोस्तों किसी भी बॉडी से जो हीट निकलती हुई ये होती है, और इसको और थोड़ा ढंग से लिखूं तो ये है सिग्मा T4ATE। ये है रियल फॉर्मूला इसका। ये हीट, ये ऊर्जा है, ये स्टीफन कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये एरिया है, ये टाइम है, और ये इमिसिविटी है। इमिसिविटी बोलते हैं इसको, जिसके कोई यूनिट नहीं होती है, हाँ या ना, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। आइडियल ब्लैक बॉडी है तो E की वैल्यू 1 होती है, और व्हाइट बॉडी है तो E की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? हाँ ना, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये कंडक्शन क्वेश्चन है। कंडक्शन में मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसा रेजिस्टेंस में होता है, जैसा प्रतिरोध में होता है, बिल्कुल सेम यहां वैसा होता है। उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका नाम होता है थर्मल रेजिस्टेंस। कहीं कोई फर्क नहीं है। लो मैं थोड़ा समझा दूं आपको, लो पेज खाली कर दे, इस पे बाद में जाता हूं मैं। दोस्तों हम सब जानते हैं
ये कोई वायर है, माना उसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो सीधा लिख दूं R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। वहां याद करो इसका वोल्टेज माना वोल्टेज V1 है, उसका V2 है, तो वहां करंट फ्लो होती है। दोस्तों याद करो वहां जो करंट होती है, आप याद करो दोस्तों V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाई R का मतलब होता है V1 माइनस V2 अपॉन R। आप जानते हो V1 हमेशा V2 से बड़ा है, तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बहती है, कहने की बात ही नहीं है। तो दोस्तों जैसे यहां I है, ऐसे यहां H आएगा और ये आएगा θ1 माइनस θ2 R, इसके RTH लगा दे, इसके REL लगा दे, खेल है। मैं तेरे काम कर रहा हूं दोस्तों। R इक्वल टू रो L अपॉन A, वहां दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज थर्मल करंट। H इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन R थर्मल। ध्यान चाहूं क्लास का मैं, कोई गड़बड़ नहीं यहां तक। अब दोस्तों ऐसे ही अपन इसको आगे बढ़ाएं कि माना कि एक कोई कंडक्टर है, इसमें कोई Q हीट, वहां कौन फ्लो होता है? चार्ज। यहां कौन फ्लो होगी? हीट। याद करना रहे, I इक्वल टू dq बाई dt होता है, H इक्वल टू भी dq बाई dt है, बट I इक्वल टू dq बाई dt में Q चार्ज है, या H इक्वल टू dq बाई dt में हीट है। दोस्तों ये आपके सामने है, माना कि इसकी लंबाई L है, इसका टेम्परेचर θ1 है, इसका टेम्परेचर θ2 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया माना कि A है। तो मैं इसको मिटा के दोस्तों मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो मेरा जो Q होता है वो होता है K A θ1 माइनस θ2 L मल्टीप्लाई। बोलो बोलो बच्चों, Q कौन है? हीट, उष्मा। K कौन है? थर्मल कंडक्टिविटी। A कौन है? क्रॉस सेक्शन एरिया। θ1 हाई टेम्परेचर, θ2 लो टेम्परेचर। एक शब्द काम आएगा यहां, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता, वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो एक्चुअली तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, पर नेगेटिव कारण क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। तो θ1 माइनस θ2 L। ओके डियर, अच्छा अब एक काम, इसमें कोई चेंज कर दे तो जानता, जब कोई दाएं हिस्से में चेंज होता है तो बाएं हिस्से में चेंज करना होता है। किस में चेंज कर दो? समय में चेंज कर दो। ओके, dq बाई dt इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 बाई L। बोल हाँ या ना? अब तो dq बाई dt क्या है? H इक्वल टू, ये क्या है रे? KA बाई L क्या है? ये क्या है? 1 अपॉन R। ये क्या है दोस्तों? ये रहा R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये रो तो दोस्तों रेजिस्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी है। ये ले भाई, ये तेरा क्या आ गया? θ1 माइनस θ2 बटे R। तो भाई ये तो पढ़ाया तेरे थोड़ी देर पहले, H इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बाई R। तो दोस्तों दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे रेजिस्टेंस की बात कर लो चाहे थर्मल की बात कर लो। ओके, ये मेरा एक समझाने का पैटर्न था। अब इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू। आ जाओ अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बात पड़ गई ना? मैं इसको 100% कन्वर्ट करूंगा प्रतिरोध में, क्योंकि वो आपके बहुत अच्छे से पढ़ा। सीरीज में है तो करंट सेम होगी, तो यहां H सेम होगा। पैरेलल है तो वोल्टेज सेम है, तो θ1 θ2 सेम हो। वहां वोल्टेज डिफरेंस सेम है या टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। बस आजा पढ़, क्या कहता है स्लेब, पढ़ ले, पढ़ लिया। अगला साफ साफ कहता भाई, ए स्लेब कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लेयर्स ऑफ टू डिफरेंट, ये ले पैरेलल लेयर, ये ले एक वायर ये है, एक, इसको मैं ऐसे कहूं, सुन 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 लड़के, ये ऐसे है यार, दो तार समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पहले पढ़ रही बात तेरे, दो वायर कहां जुड़े हुए हैं? पैरेलल। पढ़ पूरी बात है। अगर साहब कहता है एक पट्टी का समान मोटाई की दो विभिन्न, समान मोटाई का मतलब दोनों का एरिया क्या हो गया? समान। इनको परत बना ली तो L अपने आप ही क्या हो गया? समान। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी K1 है, इसकी। बस एक बात याद रखना, रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, जबकि यहां कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। वहां रो है जो ऊपर होता है, यहां K है जो नीचे होता है, तो उल्टा होता है। इतना फर्क है बस। वहां रो है R इक्वल टू रो L अपॉन A, यहां K है दोस्तों। रो प्रतिरोधकता है, K चालकता है, तो कॉमन सेंस की बात है, उल्टे होने। बस आ जाओ अब इन परतों की उष्मा चालकता K1, तो मिश्रण की तुल्य धारिता क्या है?
साफ कहता है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है आपको। आ जा भैया, क्लियर? ध्यान सुन ले भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तेरे सामने दो चीज रखी हुई हैं, ठीक है लड़के? अगला साफ कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमें इसका रिजल्टेंट क्या निकालना है जी? के। ये तुल्य धारिता का मतलब या कैपेसिटी नहीं है रे, के निकालना है। कोई गड़बड़? चल भूल जा, ये शुरू कर। ये तू करता तो मुझे बता रिजल्टेंट आर क्या बनाता है तू? बोल बना, हाँ या ना? भूल जा तो फिजिक्स को। तो क्या लिखता? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। पेज खाली करना भाई एक बार। अब आजा 1/r1 और 1/r2 करता, ये तो कहता तू। आजा जी, r इक्वल टू क्या होता है रे? रो एल अपॉन ए। r इक्वल टू क्या होगा? रो एल अपॉन ए। जब तूने इसको रिजल्टेंट कर दिया तो a क्या हो गया? 2a नहीं हो गया क्या? a क्या हो गया? 2a हो गया। आजा, तो 1/रो एल अपॉन 2a इक्वल टू r1 है, तो r1 क्या कहेंगे? रो वन एल ए प्लस रो2 एल ए, क्योंकि एल बराबर ए बराबर। तो देख तू, तेरे सामने एल 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 कैंसिल आउट कर दे, ए कैंसिल आउट कर दे, तो क्या बचा रहा है? 2/रो इक्वल टू रो1 प्लस रो2। यहां तक हो गया। अब मैं तो फॉर्मूला रो पे खड़ा हूं, मुझे रो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कंडक्टिविटी। तो जस्ट उल्टी होती है यार। हेलो हेलो ओ दोस्त मेरे, तो ये ले 2k इक्वल टू k1 प्लस k2। तो दोस्तों k क्या आ गया है? k1 प्लस k2 अपॉन 2। आंसर निकालना भैया, ये आंसर आ गया k1 प्लस k2/2। देख दोस्त, टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी का। पढ़ा क्या रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो तेरे को ज्यादा बेटर आता है, और वो नहीं आता है तो नमस्ते भाई, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू दोस्तों। लो मैं 8 के बाद पहले आपको 11 करवाता हूं, और 11 के बाद आपको 12 कराता हूं, ताकि एक फ्लो बना रहे। ये 8, 11, 12 सेम कॉन्सेप्ट में। तो आप लोग पहले क्वेश्चन में 11 देख लो, आ जाओ पढ़ लो इसको क्या कहता है। लो 8, 11, 12 लगातार करेंगे तो मेरी जो बात मैंने समझाई है ना, वो तेरे और बेटर पले पड़ जाएगी। आजा, वो कहता समान मोटाई k1 k2 उष्मा चालक धातु की दो प्लेट के पृष्ठ को सटाकर एक संयुक्त प्लेट बनाई। इस प्लेट की तुल्य धारिता क्या है? मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 11 है। क्लियर? ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? ये सीरीज हो गया। ये क्या हो गया? सीरीज। एक प्लेट ऐसे रखी, सटा के रखी है, ऐसे रखी, बस। हेलो, अरे बोले आदमी, दो वायर कहां जोड़ दिए? सीरीज जोड़ दिए। वापस वैसे करूंगा। सिंपल कहता है, वो इसकी रिजल्ट के दी आपको। शुरू करूं तो देखो, साफ कहता है मोटाई क्या है? समान है, ठीक है डियर। और इफ टू मेटलिक प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड थर्मल k1 k2 आर पुट टुगेदर फेस टू फेस एंड ए कॉमन प्लेट इज कंसिडर्ड, देन द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस प्लेट विल बी। लेंथ के बारे में कोई बात नहीं की, तो लेंथ भी क्या मान लेंगे अपन? इक्वल मान लेंगे। दोनों की इक्वल लेंथ है और इक्वल उनकी थिकनेस है डियर। कहने का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रो निकालना है, बट रो का क्या निकालना है? यहां पर के निकालना है। जरा पेज खाली करें। पेज खाली किया। कहने का मतलब दोस्तों ये है, ये लो जी, ये तेरा k1 है, ये तेरा k2 है, ये a है, ये l है, ये भी a है, ये k2 है, ये l है। इसका जो रिजल्टेंट r होगा वो क्या होता है? r1 प्लस r2। ओके डियर, r क्या है? रो l अपॉन a इक्वल टू रो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2l, तो रो l अपॉन रो a। और दोस्तों ये क्या हो गया? रो 2 l अपॉन a। बोल हाँ या ना भाई? रो मल्टीप्लाई 2l, लेन डबल होगी ना, बस a से a मल्टी काट दे, l से l कैंसिल कर दे, तो तेरे सामने क्या आ गया? रो 2 रो इक्वल टू क्या आ गया? रो 1 प्लस रो 2। अब वही बात है, रो दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? के। सिंपल कहानी है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? 2 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अब भी करूं क्या यार? 2 अपॉन k1 k2 एलसीएम ले लो, तो k1 प्लस k2। अब दोस्तों k उधर ले जाओ, तो 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। आंसर निकालना भैया। ए मिटाऊं उसको मैं? ये दोस्तों
ये आपका आंसर आ गया। लो 2k1 k2 मल्टीप्लाई k1 प्लस k2। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? टॉपिक चल रहा है थर्मल कंडक्शन का, बात हो रही है इलेक्ट्रिक के कंडक्शन की। बोल हाँ या ना? लास्ट में रो कैसे रिप्लेस कर दो, बार बार कह रहा हूं, रो इज रेजिस्टिविटी, के इज कंडक्टिविटी। ओके थैंक यू। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, जो फिर से वही बिल्कुल 100 क्वेश्चन हो जाए। तो क्या कहे दोस्तों, 6 identical conducting rods are joined shown in this figure. Point A and D are maintained as temperature 200 degree, 20 degree. The temperature of junction B का टेम्परेचर बताना है। देख रहे भाई, ये दोनों वायर, ये 4 वायर एक जैसे हैं, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर है। क्या कहता ब्रिज, रिजल्टेंट भी आर। पेज खाली कर। इसका अर्थ ये है डियर, ये 3 वायर है। एक बार क्वेश्चन देखना है मेरे को वापस। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। दिस इज 200 डिग्री सेल्सियस और दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस। ओके वापस क्वेश्चन दिखा मेरे को दोस्तों। इसकी वैल्यू भी क्या है आर, इसकी वैल्यू भी क्या है आर, और इसकी वैल्यू भी क्या है आर। बस ये 200 डिग्री सेल्सियस है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहां भी आर, यहां भी आर, वहां भी आर, और 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके मिटा दो क्वेश्चन को, ये मिटा दिया। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ डियर। अगला साफ कहता है तो इस पॉइंट का आपको क्या निकालना है भैया, टेम्परेचर निकालना है। तो देख मैं तेरे लिए इसको ऐसे दोबारा बनाता हूं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ये कितना आ रहा है 200 डिग्री सेल्सियस, ये कितना आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। और मेरे भाई आर 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 तीन इक्वल है ना, सीरीज में है, करंट सेम होगी। ये 200 डिग्री, वो 20 डिग्री, टोटल कितना हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री 3 जगह बढ़ जाएगा, 60 60 60 पे। इसका मतलब यहां से यहां तक आते आते 60 गिर जाएगा, 60 गिर जाएगा तो इसकी दोस्तों वैल्यू आ गई 140 डिग्री। फिर 60 गिरा दो तो दोस्तों 60 कम करो तो कितना आ गया रहे 80 डिग्री। फिर 60 कम कर दो 20 डिग्री। क्या पूछा अगले ने भाई जी, बी का पूछा है, आंसर है 140। ले जी क्या दिक्कत है यार, बता कहां दिक्कत है? तो गोले मारना थर्मल कंडक्टिविटी को यार। आर 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 3 जगह हो गया, हर पे 60 60 गिरा दो, 200 में 60 कम करो 140, फिर 60 60 20। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों हम पहले थोड़ा आगे चले गए, आगे जाके हमने 11 कर लिया, 12 कर लिया, 9 और 10 को वापस अब करेंगे, कारण वो जुड़े हुए थे। दोस्तों 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूंगा, मेरा प्रीवियस पेपर में टॉपिक वाइज सॉल्यूशन जो है वहां भी एक क्वेश्चन है ये, बट वहां इस क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, तो सुन लो, मैं इसको आज ठीक कर देता हूं। यहाँ पर प्रीवियस पेपर के जो सॉल्यूशन डाल रखे हैं 2013 से 19 से, वहां एक क्वेश्चन था, बट सर भाषा वहां पर थोड़ी सी इसकी मैनेज नहीं थी। अब आप सुनो भाषा क्या है इसकी। वो कहता 2 लेंथ्स ऑफ रोड L1 एंड L2 are made of material whose coefficients of linear expansion is alpha 1 alpha 2 if the difference between the 2 lengths is independent of temperature। देख डियर सीधा सा फंडा है, LT इक्वल टू L नोट 1 प्लस अल्फा dt। अब इसमें एक बात करनी पड़ेगी अपने को, इसको आपको ऐसा करो, इसको 1 बोल दो, इसको 1 बोल दो। दूसरा क्या है LT1 2 L02 1 प्लस अल्फा 2 dt। 0t तो अपनी जगह है, 1 का मतलब एक रोड के लिए, 2 का मतलब दूसरी रोड के लिए। अगला साफ कहता भाई लंबाइयों का जो अंतर है वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। लंबाइयों का अंतर का मतलब क्या है, लंबाइयों का अंतर है LT1 माइनस LT2। बोलो हाँ है ना, ये तो बात हुई ना। LT1 तो दोस्तों LT1 की बात अपन करें तो व्हाट इज LT1, L01 प्लस अल्फा 1 L01 dt माइनस L02 माइनस L02 अल्फा 2 dt। ये किसके बराबर है भाई, ये इसके बराबर है। ठीक है डियर, अपन इसको मिटा देते हैं। लो अब आप खुद देखो, LT1 माइनस LT2 आपके सामने सामने है, L01 माइनस L02, इसको एक तरफ करो। अब इधर देखो दोस्तों, आप इसका dt बाहर निकालो, dt बाहर निकालो तो अल्फा 1
L01 और अल्फा 2 माइनस, कलर चेंज कर दो, माइनस, ये माइनस 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 है ना, L2 L02 और dt। अब तो खुद कह रहा है कि ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जीरो कर दिया। ये दोस्तों आपका सॉरी dt नहीं आएगा भाई, dt तो ये जीरो हो गया, तो तेरा अल्फा 1 L1 माइनस अल्फा 2 L2 इक्वल टू जीरो, तो L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये तेरे सामने आंसर आ गया। थोड़ा ठीक क्वेश्चन था ये, मैं फिर से कहता हूं 2013 से 2019 में मैंने कहीं सोल्व कर रखा है, वहां इसमें हल्की सी मिस्टेक है लैंग्वेज की। ऐसे होता है L1 अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2, और वैसे इसको याद रखना पड़ता है, इस प्रकार प्रॉब्लम आती है सीधा लिखना पड़ता है L1 अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2, याद करना होता है एग्जाम में, और ये मेडिकल में याद ही होता है, इतना सोल्व नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ दोस्तों, साफ साफ दिखाई दे रहा है, the lambda m denotes the wavelength at which the radiation emission from a black body temperature T। भाई साहब कहने की बात ही क्या है, वीन का डिस्प्लेसमेंट, वीन डिस्प्लेसमेंट नियम क्या होता है, अभी तो बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो इनवर्स है ये लो यार। ओके डियर, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, वैसे तो डियर ये क्वेश्चन नंबर 13 शायद 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में देख लो एक मिनट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 एजिट है, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करवा देता हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ो, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 ही है। अगला कहता है पेंडुलम है, तो घड़ी और पेंडुलम एक ही बात है, घड़ी में लगा दो क्या फर्क पड़ता है, पेंडुलम को 0 डिग्री सेल्सियस में सही टाइम देती है, उसका अल्फा आप जानते हो डिग्री पर सेल्सियस होता है, और ताप में T डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो तो प्रतिदिन घड़ी द्वारा सेकंड में कितनी कमी हो जाएगी। तो कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा डियर, आप साफ कह, ताप में इतनी वृद्धि हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो दोस्तों निश्चित बात है सेकंडों में कमी हो जाएगी। आओ पेज खाली करो भाई, शुरू करते हैं, लो आ जाओ। देखो डियर, स्टार्ट बात यहां से करेंगे, T बराबर 2 पाई रूट L बाई जी, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट L, और इसको मैं सीधा कर दूं dt अपॉन T इक्वल टू 1/2 dt L अपॉन L। बोलो हाँ या ना। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं एजिट लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए काम कर रहा हूं रे। अब बार बार एक बात कह रहा हूं, नीट 13 से 19 तक के प्रीवियस पेपर के वीडियो सॉल्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, इसके अलावा पंच के सॉल्यूशन 600 नंबर तो यूं आ जाएंगे यदि मन से कर गए तो। आज मैं बात आपसे कर रहा हूं ये 2 जून को, एग्जाम अभी 26 जुलाई को भाई, और आपको पता है आपके अपने CLC 4 जून से डेली टेस्ट स्टार्ट करने जा रही है। 4 जून से लेके 20 जुलाई तक रोज टेस्ट है मेडिकल दोस्तों, मतलब मजा आ जाएगा आपको, हर संडे मेजर और हर वीक आपका पार्ट टेस्ट। आप जुड़े रहे संस्था के साथ। जब मैं यार खुद बोर्ड पे चौकले खड़ा हो गया 4 साल के बाद वापस, तो आप तो यार कुछ भी कर सकते हो बच्चों, हो गए। अब देखो, अब डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू फिर निकाल दो आपके लिए। देखो दोस्तों, आप जानते हो L1 प्लस अल्फा dt। अब एक बात ध्यान सुनना, यदि ये 0 और T लेते हो तो यहां केवल T भी लिख सकते हो, क्योंकि dt क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने L0 लिया तो dt लिखना एक थोड़ा अच्छा लगता है कि चेंज है टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर में चेंज है। LT इक्वल टू L0 अल्फा dt, दिस इज LT माइनस L0 अल्फा L, ये तेरा क्या है डेल्टा L, बोल बोल, तो ये तेरा डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L नोट dt, रफले पड़ रही है, जाग 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 सो मत, दिस इज अल्फा dt। तो कहने का मतलब है, इसको सीधा रिप्लेस भी कर सकता था मैं, लेकिन नहीं, मैंने पूरा आपको किया है, डेल्टा T अपॉन T 1/2 दिस इज अल्फा dt। ठीक है डियर, ये dt कौन है भाई, और लड़के ये dt है टेम्परेचर, और ये t है दोस्तों टाइम। ये थोड़ा ध्यान रखना, वैसे कन्फ्यूज मत होना यार, ये t कौन है, टाइम। ओके डियर, लो जी अपन इसी के साथ यह कर ले। अब आप क्वेश्चन में आना क्या कहता है, अगला साहब कहता है प्रतिदिन घड़ी द्वारा सेकंड में कितनी कमी होती है। चलो वापस आओ दोस्तों, एक तो याद रखना पड़ेगा आपको, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको याद है, 86,400 सेकंड होती है एक दिन में, याद रखना पड़ेगा 86,400। बस मैं कलर चेंज कर लूं ताकि तो कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये देख पुत्र, dt इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू हाफ अल्फा dt मल्टीप्लाई कैपिटल T। ओके,
ये तेरा हाफ, ये तेरा अल्फा, dt तेरा क्या है, आराम क्वेश्चन बनाओ वापस, क्वेश्चन बनाओ वापस। dt दोस्तों क्या है, t है, dt क्या है, t है, और ये t तेरा कितना है 86,400। ये ले भैया, ये आंसर आ गया तेरा। ओके, आंसर निकाल भैया। तो तेरे सामने सामने हो रहा, ए मिटा दो सॉल्यूशन को, हाफ एल अल्फा टी 86,400। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13। ये बिल्कुल दोस्तों दोनों सेम क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन एक तरह से ऐसा है कि किसी वस्तु को, एक किसी रिंग को किसी सिलेंडर पे चढ़ाना है ना, गर्म करके फिट कर देते हैं ना, वही क्वेश्चन है बस। अगर साहब कहता है ये 30 डिग्री ताप पे 1 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन को एक अन्य स्टील प्लेट, इसका इतना डायमीटर है, समानता फिट करना है दोस्तों, तो ताप में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो दोस्तों, लंबाई बोल दो चाहे डायमीटर बोल दो, बात एक ही है। तो आप जानते हो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एल टी एल नोट प्लस एल नोट अल्फा डी टी। तो तेरे सामने है एल टी एल नोट इक्वल टू क्या है, एल नोट अल्फा डी टी। ये तेरा क्या है, चेंज। तो अब तू कह, इसको मैं डेल्टा डी कह दूं तेरे लिए समझने के लिए, डेल्टा डी डी नोट अल्फा डी टी। एक ही बात है। अरे लंबाई बोल दे डायमीटर बोल दे, अब तो क्या चाहिए यार, टेम्परेचर वृद्धि चाहिए। तो व्हाट इज डी टी, कीप डी नोट अल्फा। व्हाट इज डेल्टा डी, हेलो 1 माइनस 0.9997। डी नोट भी क्या 1, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर फर्क नहीं पड़ता। अल्फा की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अब दोस्तों आप देखो 0.9997 है ना, ये 0.0003 आएगा, ये 12 है। इसको दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C इक्वल टू एम एस, एस स्पेसिफिक हीट, एम मास, सी थर्मल कैपेसिटी, उष्मा धारिता कहते हैं। एस का मतलब तो होता है 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचराइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। लेकिन दोस्तों माना कि मास m ग्राम हो गया, तो उस s को m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके बन जाएगी थर्मल कैपेसिटी, ये आपकी उष्मा धारिता बन जाएगी। तो कहता है पिंड का मतलब कोई भी, तो इसको बोलेंगे थर्मल कैपेसिटी, इसको बोलेंगे थर्मल कैपेसिटी, उष्मा धारिता। यदि ये 1 ग्राम होता तो क्या होता, स्पेसिफिक हीट, बट पिंड हो गया तो दोस्तों क्या हो जाएगी, थर्मल कैपेसिटी। थैंक यू। फिर आ गया 16वां क्वेश्चन, कंडक्शन पे आ गया। मैं फिर बात नहीं कर, कंडक्शन बात करता ही नहीं मैं कंडक्शन की, मतलब फिर आऊंगा रेजिस्टेंस पे आऊंगा। आज पढ़ ले क्या कहता है। यदि किसी बेलनाकार छड़ में उष्मा प्रवाह की दर, दोस्तों ये कोई छड़ है बेलनाकार, मान लो चूल्हा से बेलन बना दे, क्या फर्क पड़ता है, H1, ठीक है। इसके सिरे का टेम्परेचर क्या है, T1, इसका क्या है T2। यदि तापमान को नियत रखते हुए छड़ की सभी विमाएं दुगनी कर दी जाएं, तो उष्मा प्रवाह की दर क्या, सभी विमाएं सभी डायमेंशन डबल कर दी जाए। देख सुन लड़के, इसका H क्या होता है, इसका H होता है K A θ1 माइनस θ2 अपॉन L। बोलो हाँ या ना भाई, एक ही बात है यार। H इक्वल टू क्या होता है, Q/T, एक ही बात है यार, T से मल्टीप्लाई कर दे। अब तो खुद कह रहा है सब कुछ डबल कर दिया। ए में एरिया में क्या आता है, एरिया में दोस्तों R का स्क्वायर आएगा, तो इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, तो यहां तो 2 आया, यहां 4 आया, तो कितना बचा 2। तो दोस्तों जो पहले 1 था तो H2 इक्वल टू 2H1। ये ले भाई, बता मुझे कहां दिक्कत है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है यार। थैंक यू। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 बस आप कहता है अच्छा उससे अरे यार किरचॉफ का नियम कहने की बात ही नहीं भाई। अच्छा ऑब्जर्वर, अच्छा एमिटर होता है, ये किरचॉफ का नियम है। ओके थैंक यू। 18, एक तारे को धीरे धीरे गर्म करते हैं दोस्तों, जैसे जैसे गर्म करेंगे, याद करो टी लेमडा के इनवर्स है, या लेमडा दोस्तों टी के इनवर्स से बात है कि जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे लेमडा घटेगा। अब लेमडा घटेगा तो दोस्तों पहले सबसे पहले दिखाई कौन सा देगा, ज्यादा वाला, वो कौन है, लाल, याद है ना, लाल की सबसे ज्यादा होती है, रेड की, वोलेट की सबसे कम होती है। विपग्री होते हैं ना अपने, वोलेट से लेके रेड तक। हिंदी में बोलते हैं बेनी आहा पी नाला, बैंगनी नीला आसमानी हरा पीला नारा, ऐसे एक सीक्वेंस होती है। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, ये मिश्रण के नियम का, मिक्सर के नियम का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दी गई उष्मा इक्वल टू ली गई उष्मा, गिवन हीट इक्वल टू टेकन हीट। ये तो भूल जाओ क्या कहता है, इससे मतलब नहीं मेरे को। कई बार दिसंबर के महीने में हमें मान लो नहाना है, तो हमारे घर में एक गर्म नल का पानी होता है, एक गर्म पानी का नल होता है,
एक ठंडे पानी नल होता है। हम कुछ पानी निकालते हैं ठंडे नल से, कुछ पानी निकालते हैं गर्म नल से, और फिर मिलाते हैं ना, तो वो जो पानी है वो ठंडे से तो गर्म होता है और गर्म से ठंडा होता है। तो मिश्रण के नियम में, मिक्सर के नियम में पहली बात तो है गिवन हीट इक्वल टू टेकन हीट। दूसरा दोस्तों याद करो, जिन दो लिक्विड को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट टेम्परेचर छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा होगा। भाई 12 और 20 को मिलाओगे ना तो कॉमन सेंस की बात है, एक टेम्परेचर 12 डिग्री का पानी है, एक 20 डिग्री का पानी है, तो कभी दोस्तों बढ़ के उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर बात होगी? बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। आ जाओ दो, साफ कहता है ए बी सी समान द्रव्यमान वाले हैं, लिक्विड अलग अलग है ना भैया, एस ए अलग है, एस बी अलग है और एस सी अलग है। ए और बी को आपने, अगला साफ कहता है ए और बी को मिलाया। लो मैं आपके लिए अलग अलग कलरवाइज कर देता हूं इनको, ए ये लो जी, ये ए ये बी, ए बोले तो पूरा छोड़ दूंगा आपके लिए मैं 12 डिग्री सेल्सियस, बी बोले तो 9 डिग्री सेल्सियस, और इसका रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया 16 डिग्री सेल्सियस। चलो जी कलर चेंज करूं आपके लिए, आप दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में क्या कह रहा है भैया, स्पष्ट कहता है अगला, बी और सी को मिलाया। थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन जरूरी बहुत है। ये बी को मिलाया, ये सी को मिलाया, बी बोले तो 19 डिग्री सेल्सियस और सी बोले तो 28 डिग्री सेल्सियस, और इनको मिलाने के बाद रिजल्टेंट क्या हो गया 23 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता ए और सी को मिलाऊं, कलर चेंज कर ले रहे, ए और सी को मिला, ए ये ले, ये तेरा ए और ये तेरा सी। ए बोले तो भैया वही है 12 डिग्री सेल्सियस और सी बोले तो 28 डिग्री सेल्सियस। इनको मिलाएं तो रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, बोल हाँ या ना। बस पेज खाली कर दे मेरे को भैया तू, बस डियर शुरू कर दूं। गिवन हीट इक्वल टू टेकन हीट। 12 से 16 पे आएगा, बताओ उष्मा लेगा कि देगा, लेगा ना। ओके, मास बराबर है तो मास का M1 M2 नहीं लगाएंगे, सीधा कर दो, बोले M S A 16 माइनस 12, बोल पले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोल M S बड़ा माइनस छोटा, फिक्स होता है इसमें, बड़ा माइनस छोटा। ओके, इक्वल टू M तो फिर M रहेगा, S B बड़ा माइनस छोटा, 19 माइनस 16। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल रहे, ओ भाई कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। कलर चेंज कर ले, कलर दिखता नहीं बोर्ड पे। बेटा भैया ये क्या बचा, M M कैंसिल आउट, ये 4 है ना, 4SA और 3SB, एक इक्वेशन बन गई। दूसरे पे आ जा, ऐसे लाइन खींच दे। दूसरे पे क्या कहेगा तेरा, वही MSB 23 माइनस 19, बोल 23 माइनस 19 इक्वल टू MSC 28 माइनस 23। बोलो भाई सही कर रहा हूं, M कैसे रहो, 23 से 19 कितने बचे 4, तो तेरा कौन है 4SB, 28 से 23 5 बचे, ये 5SC, ये 2 इक्वेशन आ गई तेरी। बस अब इससे तू ABC फाइंड आउट कर ले। अब तू तीसरे पे क्या कह रहा है कि मुझे थीटा चाहिए इसका, ले मैं लगे हाथ, इसका भी थोड़ा कलर चेंज करके तो लिख दूं एक बार, तो तू क्या लिखेगा, ये तो लिखेगा ना इस पे, ए ऐसे लाइन खींच दो, क्या लिखेगा तू, M तो M है, SA बड़ा माइनस छोटा, कॉमन सेंस की बात, थीटा बड़ा, यहां पर थीटा माइनस 12 है, इक्वल टू MSC 28 माइनस थीटा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बस पंगा यही है कि थीटा माइनस 28 से 28 माइनस थीटा, बस ये तेरे सामने आ गया। अब भैया तू खुद देख, ये कौन है तेरा 4SB इक्वल टू 5SC। अब देख दिए वहां A और C है, तो या तो C को A में कन्वर्ट कर दे या A को C में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि अपने को इसको काटना है। M तो अपने को कैंसिल आउट करना है। ओके डियर, अब एक बात सुन, SA ध्यान दे क्लास, SA इक्वल टू क्या है 3/4 SB, क्लियर। और SB क्या है, मैं थोड़ा सीधा करते लिए, 3/4 तो है, व्हाट इज SB, SB क्या होगा 5/4 SC, 5/4 SC बता है आना भाई, SB क्या होगा 5/4 SC। बस डियर थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तेरे लिए, तो ये SA की वैल्यू आ गई 5 3 15 4 चौक 16 SC। बस
अब तेरी इच्छा है इनको मिटा दे, देख चुका। अब तेरी इच्छा है उसको मिटा दे, चाहे एस ए को गायब कर दे चाहे एस सी को गायब कर दे, कोई मना नहीं करता। एस ए गायब कर दे तो एस ए क्या होगा रे 15/16 एस सी थीटा -12 एस सी 28 माइनस थीटा, एस सी कैंसिल आउट। ओके डियर, आपने एस ए को रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं करना। अब देखो सिंपल आपका कैलकुलेशन है, दिस इज 15 थीटा माइनस क्या है 180। ये दोस्तों 16 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 448 माइनस 16 थीटा। 16 इधर ले आओ तो थीटा प्लस हो गया और ये दोस्तों उधर जाएगा तो ये आप कितना हो गया देखना 628 और ये तेरा कितना है 31 थीटा। ओके, अब दोस्तों 20 प्लस आएगा, ऑब्जेक्ट निकालना। ये 20 प्लस है, ऑब्जेक्ट निकालना भाई। आप देखो इसको मिटा दूं मैं, ये 20.3 डिग्री आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है, ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा थोड़ा सा। बाकी यहां एक कॉन्सेप्ट है, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा और बड़ा माइनस छोटा। जब दो को मिलाओगे तो रिजल्टेंट टेम्परेचर छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा होगा। कब है जब दोनों के मास सेम हो। याद रखना चीज का, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। मास सेम नहीं हो तो अलग हो सकता है छोटा वाला छोटा हो जाए, पानी और ठंडा हो जाए। ठीक है डियर, तो ये आपके सामने 20.30 आंसर आ गया। तो बार बार क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन लंबा था, करना पड़ा, एग्जाम में नहीं करेंगे ऐसा। हम क्या कह रहे हैं कि समान मास के लिक्विड से मिलते हैं, समान मास थोड़ा बोलना पड़ेगा यहां पर। तो दोस्तों रिजल्टेंट टेम्परेचर छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा होगा। तो यहां बताओ कौन सा होगा। ए का टेम्परेचर है 12, सी का है 28, 12 और 28 के बीच दोस्तों एक ही आंसर है। आंसर क्या है 20.3। ये है एग्जाम की ट्रिक। तो देखिए तब कर पाता आदमी जिस टॉपिक आपका पूरा सेट है। अब आपको सब पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले बता दो फिर आपको पता कैसे क्वेश्चन क्या है। तो गिवन हीट इक्वल टू टेकन, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। देखो एम एस बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ये ध्यान से बड़ा माइनस छोटा। ओके थैंक यू डियर। ये स्केल की प्रॉब्लम है, स्केल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्केल के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका एक मास्टर फॉर्मूला है, पेज खाली करना भाई एक बार। इसका मास्टर फॉर्मूला याद है हमेशा, टी माइनस टी लोअर टी अपर माइनस टी लोअर। ये इसका मास्टर फॉर्मूला होता है। बस कहीं जाओ चाहिए आप, यही फॉर्मूला काम आएगा सब जगह इसमें। ठीक है डियर, अब अगला साहब कहते हैं इसमें ए और बी दो क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एक बार मैं इस पेपर को हाथ में ले लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा दोस्तों स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस प्रश्न में। आप एक क्वेश्चन बनाना वापस, मैं मिटा दूं आपके लिए, आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। देखो y पे तो a है और x एक्स पे b है। तो a तो 180 है बट इसका लोअर कितना दोस्तों 30, ये 150 ना। और b का 0 से कहां तक है 100 तक। वो की बात बस क्या पूछता है। चित्र में दो पैमाने a और b दिखाए गए हैं। ए का 150 है, बी के 100। इन दोनों पैमानों को आपस में बदलने के लिए कौन सा, अब बदलते हैं ना यार अपन। एक मिनट, आप सब जानते हो दोस्तों अच्छी तरह से कैसे पैमाने बदले जाते हैं। पेज खाली करना एक मिनट। आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों पैमाने बदलने के लिए, भूल गए क्या? दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। यदि ये सेल्सियस पैमाना है तो ये 0 होता है, ये 100 होता है। याद करो ये रूमर पैमाना है तो ये 0 होता है, ये 80 होता है। यदि ये फ़ारेनहाइट पैमाना है तो याद करो दोस्तों ये कितना होता है, ये 32 होता है और ये 208 होता है और 212। इस 180 डिफरेंस करना ना, डिफरेंस आपको दोस्तों ये आपका 32 है और ये आपका 212 है। और यदि इसको लें केल्विन में तो आप जानते हो दोस्तों ये 273 होता है और ये 373 होता है। लो मैं बात सुना आपको, ये स्केल हो गई, ये सेल्सियस पैमाना, रूमर, फ़ारेनहाइट और केल्विन। यानी सेल्सियस पैमाने में फ्रीजिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट बोल दो 0, बॉइलिंग पॉइंट 100, रूमर में 0 80, फ़ारेनहाइट में 32 212, 273 और 373। यहां पहला प्रश्न, जहां पानी जमना वहां जमेगा, तो मेरे साथ हो जाओ, जहां पानी जमना वहां जमेगा, जहां उबलना वहां उबलेगा। पैमाने जब नहीं थे तब भी पानी फ्रीज होता था, तब भी पानी बॉईल होता था।
पैमाने चीज को मेजर करते हैं, पैदा नहीं करते दोस्तों। यानी फ्रिज होने से लेके बॉइलिंग तक यहां 100 खाने हैं, तो यहां ऐसे 100 सेक्शन बनेंगे। यहां दोस्तों आप देखो 80 सेक्शन बनेंगे, यहां 180 सेक्शन बनेंगे, यहां फिर दोस्तों 100 सेक्शन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा खाना किसका है? फ़ारेनहाइट का है। उतनी दूरी में वो 180 है। सबसे बड़ा खाना किसका है? रूमर का है। और सेल्सियस का और केल्विन का बराबर होता है, इसलिए सेल्सियस का डिफरेंस और डिफरेंस केल्विन का दोनों इक्वल होते हैं। उनको कभी भी 273 जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? अब मैं तेरा रूल लगाऊं इसके ऊपर, आजा। T सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, याद है? T सेल्सियस C के लिए लोअर अपर माइनस लो, आजा। T रूमर माइनस 0 80 माइनस 0, आजा। T फ़ारेनहाइट माइनस 32 212 माइनस 32, उसको भूल जाए एक बार। अरे याद आ गया क्या? ये फॉर्मूला यहीं से आता है, ये देख, TC/100 TR/80 और ये देख TF माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है डियर? थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दूं तो 20 से भाग दे। देख एक कलर चेंज कर, कितना बहुत सुंदर लगता है मेरे को यार। इसको मैं C लिख दूं तो C में 20 का भाग दे 5, ये तेरा R में 20 का भाग दे 4, ये तेरा दोस्त F माइनस 32/9, भूल गया क्या? आ गया? C/5 R/4 F माइनस 32/9, याद करे। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में -40 वो होता जो बराबर होता है। ये ऐसे बनते हैं स्केल, लोअर पॉइंट अपर पॉइंट। फिर सुन ले, सबसे बड़ा डिग्री मतलब एक खाना किसका है? रूमर का है। उससे छोटा किसका है? सेल्सियस या केल्विन का है। सब छोटा किसका है? फ़ारेनहाइट का है, क्योंकि दूरी फिक्स है। उतनी दूरी में एक जगह 80 खाने करने हैं, कहीं 100 खाने करने, कहीं 180 खाने करने। अब तो पहले बड़ी बात, बस ये मिटा दो, ये मिटा दिया। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, और क्वेश्चन में इससे देख लेता हूं ताकि मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों आप जानते हो TA माइनस, तो इसका लोअर है 30, अपर कितना दोस्तों? 180, लोअर कितना है? 30। और दोस्तों TB का लोअर कितना है? 0, अपर कितना है? 100 माइनस 0। ये ले भाई मेरे, तो दोस्तों दिस इज TA माइनस 30 अपॉन 150 इक्वल टू TB अपॉन 100। दोस्तों ऐसा आंसर आप देखिए कौन सा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है आंसर, दिखाई भैया, साफ साफ दिखाई दे रहा। आपका सेकंड आंसर हो गया। ओके मिटा दूं, ये तेरा सेकंड आंसर आ गया। तो मैंने तो पूरी बात तो समझा दे रहे भाई मेरे। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 21 सेम क्वेश्चन 20 है। देखो एक सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहाइट तापमापी उबलते हुए जल में डुबो दी। एक सेंटीग्रेड है, एक फ़ारेनहाइट है। जल का तापमान तब तक कम किया जाता जब तक फ़ारेनहाइट पैमाना 140 डिग्री अंकित हो। तो सेंटीग्रेड तापमान पाठ्यांक, कहने का मतलब है फ़ारेनहाइट का 140 कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इसका अर्थ यह है कि फ़ारेनहाइट का 140 डिग्री, एक बात सुना देखो, जो ये लिखा हुआ क्या, देख ध्यान से। अगले लिखा 140, ये तो है संख्या, इसका मतलब है खाना, और इसका मतलब पैमाना। 140 सेक्शन है किस पे? सेल्सियस पैमाने पे। ठीक है डियर? एक एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। मैं यहां फ़ारेनहाइट बात नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको कि ऐसा कहीं लिखा हुआ हो, जैसे मैं आपको मिटा दूं कि कहीं लिखा हुआ हो 80 डिग्री R, इसका मतलब 80 खाने हैं, इसका मतलब खाने किस पे? रूमर पैमाने पे। अब आजा, अब तेरे प्रश्न पे आजा। तेरे को यह करना फ़ारेनहाइट का 140 कितने डिग्री सेल्सियस बराबर है? आजा यार, F माइनस 32/9 C अपॉन 5। आजा, F कितना रहे? 140 माइनस 32/9 C अपॉन 5। ठीक है भैया? अब आप निकालो 140 में से निकालो 32, कितना बचा भाई? 108। 108 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 नमा 108। भूल गए? पढ़े याद है भैया, बचपन के स्कूल के बहुत काम आ रहे हैं। ये 12 और C का मान 12 पंजो 60 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री सेल्सियस। ओके आंसर क्या बोला? 60 डिग्री। गलत बोल गए ना। प्रश्न क्या पूछता है? कितना गिरेगा? पहले कहां था? 100 पे, अब कितना आया? 60। तो कितना हुआ रे? 40। ये नहीं, मैं इसको दोस्तों दोबारा शूट भी कर सकता था, उसी शूट में बोल रहा हूं मैं, ताकि इस प्रकार की मिस्टेक्स नहीं करें।
भाई मैं शूट कर रहा हूं क्लास को, मैं इसको डिलीट मार के दोबारा शूट कर सकता था। बिल्कुल दोस्तों, मैं भी गलती करके देखा जाए तो ये हकीकत गलती हुई मेरे से, लेकिन जैसे मुझे लगा यार नहीं तो आंसर तो ये नहीं होना चाहिए, अभी निकाला तो आंसर नहीं था। दोस्तों कहने का मतलब है कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो 60 डिग्री टेम्परेचर है, तो 100 से किस पे आया, 60 पे, तो कितना गिरा, अगला साहब कहता है ना फॉल इन टेम्परेचर 40 डिग्री। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई क्या है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एट 0 डिग्री मेल्टिंग इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे है, देखो ध्यान सुनो। देखो दोस्तों, मूल फॉर्मूला था Q इक्वल टू एम एस डी टी। यहां कोई चेंज है तो यहां भी चेंज करना पड़ता है, तो S इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन एम डी टी। यहां एक बात सुनना, थर्मो में आएंगे, दो होते हैं प्रोसेस, एक होता एडियाबेटिक, एक होता आइसोथर्मल। रुद्धोष्म प्रक्रम और समतायी प्रक्रम। याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में एक पूरा एक चलता है, एक टेबल चलती है। आइसोथर्मल में ऐसा होता है, एडियाबेटिक ऐसा होता है, समतापी में ये होता है और रुद्धोष्म में ये होता है। दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जहां डी क्यू इक्वल टू 0 है, तो उसका तो S इक्वल टू 0 है, और समतापी प्रक्रम वो है जब डी टी इक्वल टू 0 है तो S इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड। बट बात यही खत्म नहीं होती है, बात बहुत प्यारी है। डी क्यू इक्वल टू एम एस टी टी। रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तो S की वैल्यू 0 होगी, और समतापी प्रक्रम में S की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ध्यान चीज का ये कंपेयर अपने आप में आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक का। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो गिवन हीट इक्वल टू टेकन हीट है, दी गई उष्मा इक्वल टू ली गई उष्मा है, बट इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ है और 10 डिग्री सेल्सियस का 5 ग्राम पानी है। मैं कहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस की पूरी बर्फ, दोस्तों पहले याद करो पानी मेल्ट होगी, पहले 0 डिग्री की आइस है वो 0 डिग्री वाटर में आएगी, और यदि 10 डिग्री का पानी 0 डिग्री के पानी पे भी आ जाए तो दोस्तों कितने हीट देगा ये, Q इक्वल टू एम एस डी टी। एम बोले तो 5, S बोले तो 1, dt बोले तो 10। तो दोस्तों ये हमें केवल क्या देगा, 50 कैलोरी। मैं कैलोरी बोल रहा हूं भैया क्योंकि मैंने इसको सीजीएस में लिया है और S को। लेकिन दोस्तों 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में भी मुझे कितना चाहिए, 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए मुझे कितनी चाहिए, 80 कैलोरी। तो दोस्तों मुझे 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री के पानी में पिघलाने के लिए मुझे 80 कैलोरी चाहिए, लेकिन यदि मेरा पूरा का पूरा पानी 0 डिग्री आ जाता है और अपनी पूरी हीट दे देता है तो भी कितनी देता है, 50 कैलोरी। तो हकीकत में दोस्तों ये बर्फ और पानी का एक मिक्सर हो जाएगा, कुछ बर्फ है कुछ पानी है और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले बड़ी बात भाई, आप देखो सुनो, एक पात्र में बर्फ पड़ी है, आपने उसमें पानी डाला, पानी 10 से कहां पर आ गया, 0 पे, कितनी उष्मा दी, 50। लेकिन बर्फ को 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी में लाना हो कितनी चाहिए, 80। तो अब तक तेरी पूरी बर्फ भी नहीं पिघली, कुछ तो पिघली, तो वो पानी किस पे आ गया, 0 पे। बर्फ किस पे है, 0 पे। टेम्परेचर क्या हो गया, 0। और खास बात है लेकिन इस पात्र में अब भी 0 डिग्री की आइस और वाटर का मिक्सर है। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब भी किसी चीज गर्म करेंगे ना, तो गर्म करते हैं दोस्तों, हमारी चद्दर है, चद्दर गर्म करोगे ना तो कोई 2 पॉइंट लगा दो, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बढ़नी है, सीधी सी बात है। छोड़ो यार, ते चद्दर नहीं पड़ी, एक गुब्बारा है, जब गुब्बारे हवा नहीं भरी होती है ना तो 2 पॉइंट लगा दे, हवा भरता जा, पॉइंट की दूरी बोल हेलो, अरे भूल चादर को यार, गुब्बारा है, खाली गुब्बारा है, 2 पॉइंट लगा दे पेन से, हवा भरना स्टार्ट करे, जैसे गुब्बारा फैलेगा दूरी पॉइंट के बीच की बढ़ेगी। तो वहां हवा गुब्बारा फैला रहा है या टेम्परेचर फैला रहा है, दूरी बढ़ेगी। सिंपल सा एस्पेक्ट है भाई, तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। थैंक यू। हाँ दोस्तों, लो मैं चॉइस के बाद पहले आपको क्वेश्चन नंबर 30 का देता हूं एक बार। सेम क्वेश्चन है, देखो साहब कहता है, देखो ये एक रिंग है, कॉमन सेंस की बात दोस्तों, आप इसको गर्म करोगे ना, वो कहता है लंबे धात्विक छड़ को है, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों सब डिस्टेंस बढ़ेंगी, कहीं बात ही नहीं है, एक्स आर डी से बढ़ते हैं। भाई कहने का मतलब है गर्म करने पे दोस्तों दूरियां बढ़ती हैं, डिस्टेंस बढ़ती है। आंसर क्या हो गया, तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर 30 मैंने आपको पहले करवा दिया, दोनों जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। 10 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, 2 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसका अंतिम टेम्परेचर 100 डिग्री है, थोड़ा सा इसमें सही कर लो, ये 100 डिग्री, ये 10 डिग्री है। तो दोस्तों इस मिश्रण का अंतिम टेम्परेचर क्या है, ध्यान चाहूं क्लास का मैं, इसका आंसर आएगा 100 डिग्री। आप देख लो जी,
बर्फ वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो आंसर क्या रहेगा 0 डिग्री, और भाप वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो आंसर क्या आएगा 100 डिग्री। सुनो कैसे, एक बार बोलो फिजिक्स तो टाइम लूंगा आपका मैं। अगला कहता 10 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है और 2 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस को मिश्रित किया गया। देखो बच्चों, 10 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है, यदि मैं इसको 100 डिग्री के सेल्सियस के पानी तक लेके जाना चाहूं तो मुझे इतनी हीट चाहिए, कितनी रहे, m इक्वल टू 10, s इक्वल टू 1, dt इक्वल टू 90। दोस्तों मुझे चाहिए 900 कैलोरी। ध्यान दे क्लास, भूल जा क्वेश्चन को एक बार। 10 ग्राम पानी है, वो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, मुझे उसको लेके जाना 100 पे, तो Q क्या होती है ms dt। m कितना 10 ग्राम, सारा सीधे समझ चलता मामला। s कितना होता है आप जानते हो 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। dt कितना हुआ 90। अब यदि मेरी ये वेपर है और मेरी वेपर 100 डिग्री सेल्सियस की मेरी वेपर यदि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में भी चेंज होती है तो 1 ग्राम, दोस्तों वो फेज कन्वर्जन है, Q इक्वल टू ml। ये m कितना है 2, L कितना होता है 536, जिसको 540 कह सकता हूं मैं। दोस्तों ये 8 है और ये 10 है, ये 1080 कैलोरी हीट दे देगी। यानी मेरा वो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस का जो पानी था वो पूरा का पूरा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में आ गया। वेपर अब भी कहां आई है 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर से कहां आई है 100 डिग्री के वाटर में आई है। इसका आंसर क्या हो गया तीसरा। रुक पल्ले पड़ रही बात रे, कोई गुणा भाग नहीं इसकी, ये करना अटैक करना। ऐसे कुछ जब भी आते हैं ना, बर्फ में पानी मिलाएंगे तो उत्तर 0 डिग्री रहेगा और वेपर मिलाएंगे तो उत्तर 100 डिग्री रहेगा। ये ट्रिक है दोस्तों, इसका नाम कंपटीशन है। फिर सुन ले, 10 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे यदि 100 पे लेके जाऊं तो कितनी चाहिए 900 कैलोरी, और 100 ग्राम सेल्सियस की 2 ग्राम वेपर यदि पूरी की पूरी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदल जाए, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। Q इक्वल टू ml, m 2 है, L 540, 36 की बात है दोस्तों। 1080 हो गया, चाहिए कितना मुझे को 900, देने वाला कितना 1080। यानी मेरा सारा का सारा पानी किस में आ गया 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में आ गया, वेपर भी किस में आ गई वाटर में आ गई। यहां भी वेपर वाटर का अभी मिक्सचर है, अब भी हल्की सी वेपर है यहां, क्योंकि 1080 नहीं चाहिए मुझे 900 चाहिए। मेरी पूरी की पूरी वेपर वाटर में चेंज नहीं हुई है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन वाटर वेपर का मिक्सचर है। ओके थैंक यू। 26 बच्चों वाला है तो यार, ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, लड़के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बोलते हैं एरिया वाला। ध्यान का चीज का है, इसका नाम है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मतलब एरिया होता है। यानी अल्फा बीटा गामा, ये बीटा है, कितना बीटा 2 × 10⁻⁵। अल्फा पूछा है तो भूल गए क्या, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 आप 1 से डिवाइड कर दो, लो ये 1 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। इसी बात अपन पहले कर चुके। ओके थैंक यू दोस्तों। थ्योरी का बेस्ट क्वेश्चन है वो, कहता ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द रोड द टेम्परेचर ऑफ होल रोड विल बी यूनिफॉर्म। ये केवल और केवल तब हो सकता है दोस्तों जब के की वैल्यू क्या हो इन्फिनिटी। इसका कोई रास्ता नहीं है, इसका अनंत चालकता होगी तभी हो सकता है, नहीं कभी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं होता है। अनंत आप पता अनंत कभी होता नहीं है, ये भी कभी होता नहीं। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 28 ये फिर वही क्वेश्चन है, वाटर का अनसिमेट्रिकल एक्सपेंशन किस पे होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों वही है, ऋणात्मक कब हो जाएगा 4 डिग्री से, उल्टा हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का, ये केवल वाटर में है रहे, इसलिए इसको अपन याद रखना पड़ेगा अपने को। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ओके थैंक यू। 29 अपने आप में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है। वाहेगुरु ने चाहा तो 26 जुलाई की प्रॉब्लम बोर्ड पे सोल्व करने जा रहा हूं दोस्तों। इस न्यूमेरिकल का पढ़ना बाद की बात है। इसका एक फॉर्मूला है θ1 - θ2 अपॉन टी के, θ1 + θ2 अपॉन 2 - θ0। θ1 हाई टेम्परेचर, θ2 लो टेम्परेचर, θ0 रूम टेम्परेचर, टी टाइम। के एक कांस्टेंट है जो एक क्वेश्चन चेंज नहीं होना है, बस पली पड़ी याद है। आजा अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला साफ कहता है एक वस्तु को 10 मिनट में 60 से 50 ठंडा करते हैं, कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री है, ये माने कि शीतलन, इतना लिखना पड़ता है एग्जाम में। जैसे ये नहीं है तो तेरा सिलेबस ही नहीं है, बट एग्जाम नहीं लिखे तो अगला कहते हैं बोनस करो इसको, हमें क्या पता हम क्या माने। अब कहता अगले 10 मिनट में, तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि 60 डिग्री से
50 डिग्री आने में 10 मिनट लगते हैं, तो 50 से 40 मिनट आने में टाइम 10 से अधिक लगेगा। तो अगले 10 मिनट के बाद टेम्परेचर 41 या 42 के आसपास कहीं होगा। और ऐसा दोस्तों इसमें एक ही आंसर है, तो पहली बात तो गुणा भाग नहीं करनी होती इसकी, क्यों याद है ना, धीरे धीरे स्पीड फिर कम होती है कूलिंग की। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए पूरा सोल्व करूंगा ताकि आपको दोस्तों दिक्कत नहीं आए। θ1 60 माइनस 50 अपॉन 10, θ1 माइनस θ2 अपॉन t इक्वल टू k। θ1 60 प्लस θ2 50 अपॉन 2, θ0 रूम टेम्परेचर कितना भाई 25 बोला है ना। तो इसको सोल्व कर दूं मैं, ये एक हो गया ना, एक इक्वल टू k, ये क्या है 110 बटे 2 55, 55 माइनस 25 कितने बचे 30। ये लो डियर, तो यहां k की वैल्यू आ गई 130। बस कलर चेंज करिए, जब पैनल का काम ले तो ढंग से बात करें ना। फिर आ जा, अब अगला क्या कहता है, 10 डिग्री का टेम्परेचर क्या है, स्टार्ट कहां से होगा रे 50 माइनस थीटा अपॉन 10। ओ भाई k कितना है 1/30, ओके 50 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस 25 गुणा भाग कर ले भैया, आंसर तेरा यही आएगा, चेक करके देख ले। वैसे एग्जाम में करना नहीं होता है इतना, गारंटी है मेरी, सीधा निकाल दो ऐसा। हाँ 42 भी हो 41 भी हो तो दिक्कत होती है। ओके थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 31 करने से पहले एक मास्टर चीज देख लो आप, तो मास्टर चाबी है, पेज खाली करना भाई। देखो डियर, मैं शायद इस इधर हीट इधर टेम्परेचर, मैं इस वीडियो का सबसे श्रेष्ठतम आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आप भूल जाओ उस ग्राफ को, माना कि मेरे पास ठोस है, बर्फ ले लो आप, मेरे पास बर्फ है, मैं उसको उष्मा देना स्टार्ट करता हूं। तो पहले दोस्तों सारी बर्फ चेंज होगी पानी में, पहले 0 डिग्री की सेल्सियस की बर्फ चेंज होगी 0 डिग्री के पानी में, फिर आपकी हीट लगातार जा रही है, तो 0 डिग्री के पानी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, वो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, पानी उबलना शुरू होता है। फिर जब तक सारा पानी नहीं उबल जाता है तब तक जो तुम हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर राइज नहीं करती है, वो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को दोस्तों कन्वर्ट करती है 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में। तो यहां दो चीज है, एक है Q इक्वल टू MSDT, एक है Q इक्वल टू ML। MSDT टेम्परेचर राइज करने के काम आता है और Q इक्वल टू ML अवस्था परिवर्तन में काम आता है। तो डियर ये है मेरा शानदार पॉइंट ए, ये ले यार दोस्तों, ये O, ये A, ये B, ये C, ये D। O से A क्या है रे MSDT, A से B क्या है रे ML, B से C क्या है रे MSDT, C से D फिर क्या है रे ML। दोस्तों A पर माना कि ये 5 डिग्री है, तो ये 5 डिग्री की बर्फ है, तो B पर वो 5 डिग्री का पूरा पानी हो। एग्जांपल दे रहा हूं, ये मानो 100 डिग्री है तो C पर दोस्तों 100 डिग्री का वाटर है और D पे 100 डिग्री की वेपर है। याद करो 100 डिग्री की वेपर 100 डिग्री के पानी से अधिक खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि ये L इज लेटेंट हीट, उसमें गुप्त उष्मा पाई जाती है, लेटेंट हीट पाई जाती है। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ आइस, दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपर। ये है डियर सही कहानी। अब सुनो, यदि मेरे को 0 डिग्री के पानी को 10 डिग्री के पानी में चेंज करना है, फॉर्मूला काम आएगा MSDT। यदि मेरे को वेपर तक जाना है तो MSDT प्लस ML। दोस्तों कहीं MSDT काम आएगा, कहीं अकेला ML। देखो O से A केवल MSDT काम आएगा, A से B केवल ML काम आएगा, बट O से B जाओगे तो MSDT प्लस ML काम आएगा। क्लियर? L लेटेंट हीट है, S स्पेसिफिक हीट है। इट कॉल्ड फेज कन्वर्जन, ये अवस्था परिवर्तन है और ये टेम्परेचर में राइज है। अब आ जाओ 31 देखते पता लगे, पहला आंसर दिखती क्या है, मैंने कहा ना फर्स्ट आंसर हो गया इसका दोस्तों। सीधी सी बात तो वो ये, एक बर्फ का ब्लॉक -8 डिग्री पे है। एक बात याद है -8 डिग्री सेल्सियस की बर्फ का एस हाफ होगा रे। 0 डिग्री सेल्सियस की एस तो एक ही होती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब बर्फ होती है तो है तो पानी का फॉर्म हो, लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट दोस्तों 1/2 हो जाएगी। गांठ मारना इस चीज को, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ने से पहले बता दूं मैं, हीट ट्रांसफर के 3 रास्ते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। संवन, चालन
विकिरण। विकिरण तो हाई टेम्परेचर की बॉडी से डेवलप होता है, ठीक है डियर। कंडक्शन जो है वो सॉलिड के अंदर होता मूल रूप से, जहां उसमें उष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। संवहन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी, या मैं यूं कहूं, थोड़ी सी बात को मॉडिफाई करूं, रेडिएशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर रेज इमिट होती हैं। कंडक्शन हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी कंडक्शन जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस से होता है, बट कन्वेक्शन जो है वो ग्रेविटी के डिफरेंस से होता है, गुरुत्वीय अंतर से होता है। और दोस्तों यहां वो क्या कह रहा है, गुरुत्वहीन है, तो गुरुत्वहीन है तो संवहन तो हो ही नहीं सकता। विकिरण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर ने अपने आप ही कौन हो गया, कंडक्शन। लॉजिकली बात करें, रटाने मारेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 33 है ना, ये देखो वास्तव में एग्जाम की प्रॉब्लम है, एक शानदार क्वेश्चन है। ये ऐसे आ सकते एग्जाम आते नहीं तो भैया। अगला कहता है कि किसी धातु का लीनियर एक्सपेंशन ये है, इसको अपन मॉडिफाई करके ऐसे कर सकते हैं 2 × 10⁻⁵, ठीक है। लेंथ में 2% बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कितना बढ़ाना होगा। अब इतना तो बार बार पढ़ा चुका आपको मैं यार, बार बार क्या बोलूं, डेल्टा L/L अल्फा dt। देखो दोस्तों L की वैल्यू 100 तो डेल क्यूब 2, तरीका होता है। माना कि लंबाई 100 है तो डेल कितना हो गया 2% का मतलब क्या होगा यार, 100 के पीछे 2 इक्वल टू अल्फा, व्हाट इज अल्फा, 2 × 10⁻⁻, और दिस इज dt, ये कैंसिल आउट, ये इधर आएगा 10 की पावर -3 ऊपर +3, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों 1000 केल्विन। अब आप कहोगे साहब ये तो डिग्री सेल्सियस में, दोस्तों dt है, चेंज है, चेंज हमेशा किस में होता है, केल्विन में होता है, क्योंकि सेल्सियस कोई गुणा भाग होती ही नहीं है। यहां आपको लगा नहीं कि हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि चेंज जब आ जाता है तो ऑटोमेटिक वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहां तो बाई तक लिखा हुआ नहीं है, बाई चांस एक ऑप्शन होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे भाई, ठीक है। थैंक यू। ये फिर आगे मेरा क्वेश्चन आ गया, फिर मैं इसको सीरीज से करूंगा। आ जाओ जी। तो क्या कहता है कि कॉपर की उसमें चालकता स्टील की उसमें, कॉपर है, कॉपर की कंडक्टिविटी स्टील की कंडक्टिविटी 9 गुना है। यार इसको 9K बोल दे, इसको K बोल दे, बोलो क्यों भाई, बस कुछ नहीं कहता। अगला ये थीटा निकालना है जी, ठीक है भाई। तो मैं इस डायग्राम को बना लूं, उसके बाद बोर्ड खाली करूंगा मैं। एक रोड दोस्तों ये है, ये 9K है, ये K है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपका थीटा है जो दोस्तों हमें निकालना है। ये लेंथ आपकी कितनी है भाई, 18 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ दोस्तों आपकी 6 सेंटीमीटर है। चलो भैया खाली कर दे बोर्ड को, बस डियर। अब इसको निकालने के लिए तो जानता है कि सीरीज में है, तो सीरीज में H क्या होगा रे, समान। H क्या होता है, KA θ1 - θ2 = L। ओके शुरू करें, तो आजा। इसका K क्या है रे, 9K। एरिया दोनों का सेम है, तो ले एरिया लगा दे। अब देख बड़ा माइनस छोटा, बड़ा फिक्स है, बड़ा माइनस छोटा, तो 100 - θ/18 इक्वल टू, इसका K है, A है, बड़ा कौन है थीटा, -0 अपॉन क्या है भैया 6। ये गांठ मान ले, बड़ा माइनस छोटा, दिमाग की जरूरत ही नहीं है। KA से KA कैंसिल आउट कर दे भाई, ये 9 से तेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, ये तेरा 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये तेरा 300 - 3 θ इक्वल टू थीटा, 300 इक्वल टू 4 थीटा, थीटा इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। आ जा भाई आंसर निकाल क्या, ठीक है। ये ले भैया ये आंसर आ गया तेरा 75 डिग्री सेल्सियस। मुझे तो भाई लगता है फुटबॉल है यार ये। थैंक यू दोस्तों। 35 नंबर, फिर वही गला सा क्वेश्चन। असमान पदार्थ से बनी 2 छड़, आ जा भैया, एक छड़ ये, एक रोड। असमान पदार्थ का मतलब है दोनों के अलग अलग हैं डियर। तो इसका 5K बोल दे, इसका 4K बोल दे। क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें पर तो समान है, इसका भी A है, इसका भी A है, और आपका इसका भी उसमें प्रतिरोध, इसका भी R है, इसका भी R है, तो इनकी लेंथ का रेशियो बताओ। दिस इज L1, दिस इज L2। पढ़ ले प्रश्न क्या कहता है, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 2 रोड ऑफ डिफरेंट मटेरियल 5:4, तो 5K 4K बोल दे यार। द रोड हैविंग सेम एरिया, A सेम हो गया, सेम थर्मल रेजिस्टेंस। ओके खाली करना भैया, तो बता क्या बताऊं यार, तू साफ जानता है। R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A, R इक्वल टू रो L/A, या L एक ही बात है। रो की जगह 1/K लिखना सीख लेते हो यार। रो रेजिस्टिविटी है, K कंडक्टिविटी है। अगला साफ कहता है भाई R बराबर है, ओके। तो इसका दोस्तों L1 K की जगह 5K
अपॉन ए, ये दोस्तों क्या है L2, ये तेरा क्या है 4Ka, ए कैंसिल आउट, ये ले L1 अपॉन L2 इक्वल टू 5/4, निकाल आंसर क्या भैया 5/4 ए, ये देख 5/4 आ गया। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना, ये थोड़ा सा भाषा घुमा रहा है, इसकी मूल भाषा बताऊं क्या है। स्पेसिफिक हीट जो होती है ना, एक होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है, या यूं कह दे स्पेसिफिक हीट डजंट डिपेंड इन ऑन टेम्परेचर इन आइडियल गैस। बाकी आपकी रियल गैस हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, कहीं ना कहीं होगा वेरिएशन। इसलिए दोस्तों वहां क्या होता है कि आपका जो Q है वो T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका थर्ड हो गया। ये ठीक थ्योरी का प्रश्न कह सकते हैं, इसको याद रखना रहे। आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे, बाकी की टेम्परेचर डिपेंड करती है। बस ये मोटी सी बात ही है, हो सकता है गलत हो टेक्निकली ये, बट एग्जाम के हिसाब से लाइन बिल्कुल सही है। थैंक यू। अब ये तो दोस्तों सिंपल हो गया, 37 क्वेश्चन है। अगला साहब कहता है कि कौन सा टेम्परेचर इक्वल है। एक बात तो याद रखना रहे, एक तो वो याद रखना -40 डिग्री चाहे सेल्सियस हो चाहे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, बराबर है। कई बार आता है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में वो कौन सी डिजिट है जो इक्वल होती है -40। दिमाग मागी इसलिए बोल दिया। अब यहाँ इनको आपको इक्वल करना है यार। अगला साहब कहता है इक्वल करना है, तो भाई आ जा रहे, देखो A -42/100, इसको भी A कह दे फिर यार, A -72/2, और तो क्या करें इक्वल तो भी हो पाएगी ना, इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है डियर, आप 2 से फिर डिवाइड कर दो, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया। तो इसको आप गुणा भाग करेंगे दोस्तों, आप करके देख लें, लो कर दूं आपके लिए मैं। ये क्या है 11A -11 दूनी 22, हाथ की 2, 11 चौक 44, 462 इक्वल टू 5A -10 और ये 36। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ तो क्या बना भैया 6A, और ये 360 है, ये 462 है, कितना बचेगा भाई निकालो फटाफट। ये 360 है ना, ये 462 इधर आएगा, तो दोस्तों आप गुणा भाग कर लो, आंसर क्या आ गया आपका 70 डिग्री आ गया, सीधी सी बात है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, थ्योरी का बहुत तरह क्वेश्चन है। एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग, गर्म करने के दौरान प्रसार केवल ठोसों में होता है ना, पदार्थ का भार बढ़ता है, पदार्थ का घनत्व घटता है। दोस्तों ये है सही चीज, सभी द्रव्य ठोस के दोस्तों इसका डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, ये दोस्तों सही है। वो पानी की एक बात नहीं करेंगे, वो पानी 4 डिग्री सेल्सियस का तो नाम ही असंगत प्रसार है, अनएक्सेप्शनल एक्सेप्शन है वो। तो ये एक आपके सामने, ये बहुत थ्योरी का ठीक सा प्रश्न। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, फिजिक्स तो बाद में बात करें, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ये कहता है एक द्रव्य है जिसका आयतन प्रसार गुणांक गामा है, एक ऐसे पात्र में जिसका रेखीय प्रसार गुणांक गामा/3 है, रखकर गर्म किया तो द्रव्य का स्तर क्या होगा। सुनो सुनो सुनो, एक भगोनी है स्टील की, उसमें पानी भरा हुआ है, आपने गर्म करना शुरू किया तो भगोनी का पदार्थ, आपका जो भगोनी है पात्र है, वो भी एक्सपेंड होता है और पानी भी एक्सपेंड होता है। अब सोचो कि पहले लबालब भरी हुई थी भगोनी, अब जितना एक्सपेंशन भगोनी में हो गया उतना ही एक्सपेंशन लिक्विड में हो गया। तो पहले भरी हुई थी, अभी भरी हुई है। यदि उस पात्र में ज्यादा एक्सपेंशन हो गया तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा, नोट पानी लिक्विड बोल दूंगा मैं, और लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा हो गया तो बाहर आ जाए। कॉमन सेंस की बात है बस। तो तेरे सामने सामने भैया कुछ नहीं, लगभग नियत रहेगा। क्यों, ये गामा है, ये गामा/3 है, 1/3 किस में है, लीनियर में है, तो 3 टाइम काम करता है वॉल्यूम मिले तो बराबर हो गया। क्लियर, कोई फिजिक्स लगती नहीं इसमें तो यार। थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 40, इस क्वेश्चन में एक सुंदरता यह है कि इसने लीटर अल्कोहल दिया है, इसने केजी अल्कोहल नहीं दिया। थोड़ा सा यहां ध्यान चाहूंगा मैं। वो कहता है 1 लीटर ऑफ अल्कोहल वेट्स, 1 लीटर अल्कोहल का भार। मैं जानता हूं दोस्तों भार जो है, वेट जो है वो मेरा डीवीजी होता है, बस ध्यान दो। और मुझे पता है यार टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी डिक्रीज होती है। हेलो, कॉमन सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी डिक्रीज होगी। अरे कॉमन बात है, डेंसिटी क्या होती है, सघनता नहीं होती है क्या। टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड पतला होता है, पतला होगा तो डेंसिटी कम होगी, मोटी सी बात है। गैस भरी यूं घुसी हुई है, गर्म करो फैलेगी, सघन से डेंस से रेयर हो रही है यार, इससे डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो भार भी कम हो गया। तो सिंपल सी बात दोस्तों, गर्मियों में सर्दियों से कम हो जाएगा। ओके थैंक यू। 41, देखो भाई ये प्रश्न बचपन में पढ़ा ना रहे। एक बर्फ की सीली है, उस पे से तार लटकाया,
और तार जैसे जैसे सिल्ली को पार करता है वो बर्फ वापस है ऊपर जुड़ जाती है। वही तो क्वेश्चन है बस। तो बर्फ का गलन बिंदु दाब वृद्धि के साथ घट जाता है। बर्फ की सिल्ली थी, तार लटकाया, जैसे बाहर बढ़ा बर्फ पिघल गई, तार नीचे पार हुआ, बर्फ वापस ऐड हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन प्रेशर। ये छठी की साइंस पढ़ते हैं हम लोग यार। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 42 बिल्कुल सिंपल है। पहाड़ के ऊपर हाइट पे हमें खाना बनाने में दिक्कत होती है। दिक्कत दोस्तों सीधी सी बात ये होती है कि वहां पानी जल्दी उबल जाता। मान लो पानी में आप दाल डाल रखी है तो पानी जल्दी उबल गया, तो पानी उबल गया तो दाल उबली नहीं आपकी। इसलिए इसका बिल्कुल सिंपल आंसर हो गया आपका लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो प्रेशर। सीधी सी बात है, वो जल्दी उबल गया, लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो पानी 100 डिग्री में उबलेगा तो आपकी दाल को पका देगा, पर पानी तो पहले के बॉइल हो चला गया तो दाल तो कच्ची रह जाएगी। हाँ, कुकर वहां हो तो कुकर में दिक्कत नहीं होती, कुकर तो क्या अलग काम करता प्रिंसिपल। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ड्यू टू लो प्रेशर। ये थ्योरी का सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू। 43 दोस्तों, आप जानते हो ठंडे प्रदेश में पानी के पाइप फट जाते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, पानी के जमने पे बर्फ का आयतन बढ़ता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलो, भूल गए क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। इसीलिए उतने ग्राम का पानी, उतने ग्राम की बर्फ हो तो बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए बर्फ पानी पे तैरती है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, और यूं कहूं पिछले 5-6 क्वेश्चन थ्योरी क्या है, उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में आया है। ध्यान से बैठो भाई, पढ़ो प्रश्न क्या है। कहता है कॉपर के पात्र में द्रव्य का आभासी प्रसार गुणांक C है और चांदी के पात्र में उसका आभासी प्रसार क्या S, आभासी मतलब एपरेंट। अब वो कहता है कि यदि कॉपर का लीनियर एक्सपेंशन A है तो चांदी का लीनियर एक्सपेंशन आपको बताना है। दोस्तों यहां एक मास्टर फॉर्मूला होता है, गामा एपरेंट इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा सॉलिड। अब रियल तो बराबर है दोनों का, चाहे कॉपर का हो चाहे चांदी का हो। बस कलर चेंज कर ले तेरे लिए थोड़ा सा, आजा। तो मैं यहां लिख दूं दोस्तों कॉपर और यहां लिख दूं Ag। तो ये तेरा गामा रियल इक्वल टू क्या होगा जी? गामा एपरेंट प्लस गामा सॉलिड। वही कॉपर के लिए आएगा, वही Ag के लिए आएगा। बिठा दूं, आजा। तो इधर तेरा कॉपर लिखा हुआ है, इधर तेरा Ag लिखा हुआ है, तो गामा एपरेंट कॉपर प्लस गामा सॉलिड कॉपर इक्वल टू गामा एपरेंट Ag प्लस गामा सॉलिड Ag। ठीक है डियर। तेरे को क्या पूछ रहा है? चांदी का अल्फा पूछ रहा है। अल्फा किसका पूछ रहा है? चांदी का। आजा। गामा एपरेंट कॉपर क्या कह रहा है? ये रहा, कॉपर के पात्र का आभासी कितना है रे? C। गामा सॉलिड कॉपर, तो गामा सॉलिड कॉपर क्या कहोगे आप? ये रहा, कॉपर का A है तो A तो है, गामा है तो 3A हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। ओके डियर, आगे चले तो गामा एपरेंट Ag कितना है? S है, और ये गामा सॉलिड Ag, तो इसको तो ऐसा कर 3 अल्फा Ag कह दे। बस अब चलो निकालना, देखिए आ गया C प्लस 3A माइनस S अपॉन 3, C प्लस 3A माइनस S अपॉन 3। ये आंसर आ गया। भले पड़ी, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत सा फॉर्मूला। प्लीज फिर सुन लो, गामा एपरेंट इक्वल टू गामा रियल माइनस गामा सॉलिड। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, हमारा पंच नंबर 10 है रिवाइज नीट फिजिक्स 40 आवर का 10वां पंच। हम लोग अंतिम क्वेश्चन के पड़ाव पे आ गए हैं। और क्या करते हैं, क्या करें इसमें? चलो, एक आदर्श गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे आयतन प्रसार गुणांक, दोस्तों ध्यान सुनना रहे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये दोस्तों क्या होता पता है? डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई डेल्टा T। ये निकालना आपको, बड़े सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना। PV इक्वल टू nRT, P कांस्टेंट है तो एक बात गांठ मान लो भाई, देखो लेफ्ट साइड में कोई चेंज करोगे तो राइट साइड में कोई चेंज करना ही पड़ेगा। P कांस्टेंट है तो चेंज हो सकता है नहीं, V में चेंज किया तो N में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ गैस है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो फिर चेंज नहीं हो सकती। R
कांस्टेंट है तो अपना भी कौन चेंज हुआ, dt। दोस्तों आप ऐसा करो, इनको डिवाइड कर लो, तो p dv अपॉन p v n r dt अपॉन n r t। ठीक है डियर, अब तो खुद देख रहा है, p से p कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। आपको क्या चाहिए, डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t। तो दोस्तों आंसर आ गया आपके सामने, 1/t ये 1/t बच गया आपका। ओके थैंक यू। हाँ बच्चों ठीक है भाई, तो ये आपका हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पंच के नाम पे पूरी फिजिक्स को हमने 20 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। 20 के 20 टॉपिक का 45 क्वेश्चन एक में रखते हुए वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। 9 वीडियो मेरे शूट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आज 10वां मैंने खुद फिर शूट कर दिया है, अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। ओके डियर, 1 से 6 मैंने करवाए, 7, 8, 9 हमारे किशोर जी ने करवाए, किशोर सर ने करवाए, और 10वां फिर मैं करवा रहा हूं। अब हीट का एक पार्ट और अगला 11वां, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके डियर, आप सब जानते हैं आपकी सीएलसी ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर रही है दोस्तों। नीट 2020 और जेई 2020 के लिए आपके अपने सीएलसी 4 जून से डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है, जो सारे बच्चों के लिए फ्री है। इंडिया का कोई बच्चा दे सकता है, रोज एक टॉपिक का टेस्ट होगा, हर संडे मेजर टेस्ट है। ठीक है डियर, इसके लिए आप clclive.in पे जाएं, शेड्यूल पड़ा है उसको फॉलो करें, और दोस्तों clclive.in पे खेलना सीख लें, मजे करना सीख लें। 26 जुलाई आपकी होगी, जेई मेन आपकी होगी। थैंक यू, जय सीएलसी।